नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और शुरुआत उस खबर के साथ कर रहे हैं जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर भी है, हेडलाइंस भी बनी हुई है। जी हां, SCO बैठक की, जिसमें चीन में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अब से कुछ देर पहले ही शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है। बहुत ही ऐतिहासिक ये मुलाकात मानी जा रही है। अब तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों गर्मजोशी के साथ मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट की बातचीत हुई है। पहले तय थी कि 40 मिनट की होगी, 15 मिनट और लगे हैं ज्यादा। अब मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चीन और भारत के सहयोग से करीब 2.8 अरब लोगों को फायदा हुआ, यानी कि भारत और चीन की जनसंख्या की बात हुई यहां पर। पीएम मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता पर बात दोहराई और कहा कि भारत आपसी विश्वास सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती अच्छा विकल्प है और उन्होंने ड्रैगन और हाथी के साथ आने की बात कही है। अब शी जिनपिंग ने बिना ही ट्रंप के नाम लिए टैरिफ वॉर पर अटैक भी किया और कहा कि हमें बहुपक्षीय दुनिया बनाने के लिए काम करना होगा। तो ये मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों नेताओं को आप देखिए, दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। पिछली मुलाकात जो हुई थी आखिरी, वो हुई थी कजान में 2024 अक्टूबर के महीने में रशिया में। और उस दौरान ये लग गया था कि हो सकता है कि अब धीरे धीरे मुलाकातों का दौर बढ़ेगा। मुलाकातों का दौर भी बढ़ा और पृष्ठभूमि भी ऐसी मिली है इस वक्त मुलाकात की, शायद इससे बेहतर हो नहीं सकता था कि जहां पर दो ऐसे देश जिनके बीच रिश्ते भी खट्टे मीठे रहे हैं, कभी यहां पर गुस्सा है, कभी यहां पर प्यार है, कभी हैंडशेक है तो कभी वार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ के काबिल हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि भारत और चीन को यह मौका मिला है कि वो अपने गिले शिकवों को भुला दें, अपने विवादों को भुला दें और दोनों देश अपने अपने हित को आगे रखते हुए, साधते हुए अब आगे बढ़े। और उसी का नतीजा है कि SCO समिट पर इस वक्त पूरे दुनिया की नजर है। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा SCO की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो आपने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के ओपनिंग रिमार्क्स को सुन लिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपनी बात को कह दिया है। उन्होंने अहम कुछ पॉइंट्स बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त सामने, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का SCO समिट में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इस वक्त आप कह सकते हैं कि विषय है चर्चा के लिए। कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है? चीन की ताकत दिखाने के लिए बैठक का इस्तेमाल। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है? ट्रंप को टैरिफ नीति से दो विरोधी नेता साथ आ गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कहता है? बहुत जबरदस्त हेडलाइन दी है, दुनिया के 4 में से 3 सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात। द गार्जियन, अमेरिकी टैरिफ का असर, 7 साल बाद चीन दौरे पर मोदी। और द टेलीग्राफ क्या लिखता है? ट्रंप का दोहरा अपमान, मोदी पुतिन से मिलेंगे शी जिनपिंग। और साथ ही पीपुल्स डेली क्या कहता है? SCO समिट से सहयोग के नए दौर की शुरुआत होगी। हमारे साथ
हमारे मेहमानों का पैनल भी है जिन्हें रोजाना आप मिलते ही हैं। हमारे साथ विजय सर है, इसके अलावा हमारे साथ समीर सर है, आनंद जी हमारे साथ हैं और विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय सर, क्योंकि हम विजय ये कह सकते हैं कि भारत के लिए है या फिर कहें कि उन देशों के लिए है जिन्होंने टैरिफ वॉर भारत के खिलाफ छेड़ दिया है अमेरिका ने, और इस बीच जो हेडलाइन सबसे महत्वपूर्ण मुझे इसमें लगी है सर, वो है इसमें द वॉल स्ट्रीट का दुनिया के 4 में से 3 सबसे ताकतवर नेता मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें से एक भारत भी है, जिसकी मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है जो हेडलाइन है, क्योंकि पुतिन साहब भी यहाँ पर मुलाकात हो रही है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया 2.8 अरब का मतलब हर तीसरा, दुनिया का हर तीसरा आदमी की ताकत है ये एससीओ की बैठक करीब करीब उस तरह से। और 7 साल बाद प्रधानमंत्री चाइना यात्रा पर गए हैं तो लगता है कि बर्फ़ पिघली है। बर्फ़ पिघलती है तो माहौल अच्छा होता है हमेशा ही, नई फसल उगती है, नया रोशनी दिखती है, तो उस उम्मीद के साथ होना चाहिए। इससे पहले जो 2 बैठकें हुई विदेश मंत्रियों की और रक्षा मंत्रियों के एससीओ समिट में, हालांकि रक्षा मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें चीन ने पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं किया था, पाकिस्तान की एक आतंकवादी घटना का जिक्र किया था। उस पर हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी जवाब दिया और जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उस पर दस्तखत नहीं किए थे। लेकिन उसके बाद जब विदेश मंत्री वहाँ गए हैं डॉक्टर एस जयशंकर, तो उसके बाद काफ़ी बात आगे बढ़ी। और जब चाइना के विदेश मंत्री यहाँ आए, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, एनएसए के साथ मुलाकात हुई, एनएसए भी वहाँ पर गए हुए हैं, तो मुझे लगता है एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। और मैं इसकी नई हेडलाइन देखता हूँ कि ये थैंक्स टू ट्रंप कहना चाहिए, जैसे मैं शुरुआत में कहा ही था। हाँ, कि थैंक्स टू ट्रंप है ये, कि हो सकता है कि इतनी जल्दी हमारे रिश्तों में ये बदलाव नहीं आता, लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद, ट्रंप की जो टैरिफ नीति है उसकी वजह से, और वो केवल हम पर नहीं है, चीन के साथ भी जो उनका रिश्ता जिस तरह से बना है, रशिया के साथ भी जो रिश्ता बना है, उसने पूरे एक दुनिया का जो ग्लोबल परिदृश्य है उसको बदला है। और भारत को ये एक मौका है, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते, और रिश्तों से भी ज़्यादा मैं बात करता हूँ कि हमें उन पर पूरा तरह से भरोसा नहीं है। आज भी मुझे भरोसा करने का वक्त नहीं लगता पूरी तरह से, लेकिन भरोसा बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होता है कि कुछ भरोसा किया जाए। तो उस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चीन, जैसे बाहर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, दुनिया के 2 सबसे बड़े देश हैं जी, वो दोनों मिलकर अगर कुछ करते हैं तो ट्रंप साहब के लिए जवाब होगा। और वैसे ट्रंप साहब का आपने खबर पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए बहुत कड़ी टिप्पणी की, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पर भी वो एक बड़ी मुश्किल में है। वो किस तरह से दबाव में आते हैं, किस तरह से बता भी दीजिए ना कि क्या झटका लग गया उनको, क्योंकि एक तो झटका लग ही रहा है उनको, जो तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तो बड़ा झटका है, ये दोनों लोगों का मिलना, खासतौर से शी जिनपिंग का और प्रधानमंत्री मोदी का मिलना। वो शायद इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह से होगा, और उनको लग रहा था कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने चीन के साथ वो बर्ताव नहीं किया जो भारत के साथ किया टैरिफ के मसले पर। उन्होंने रशिया के साथ भी उस तरह का बर्ताव नहीं किया जो उन्होंने भारत के साथ किया है, ताकि वो समझते थे कि तीनों अलग अलग शक्तियाँ तीनों अलग अलग रहें, एकजुट ना हो। तो ये करके, और सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, हम पहले भी चर्चा करते रहे कि वहाँ पर राजनीतिक माहौल में भी ट्रंप का बड़ा विरोध हो रहा है टैरिफ को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन चल रही थी जिन्होंने उसको गलत माना एक तरह से। टैरिफ पर जो पॉलिसी चल रही है, और वो न अमेरिका के हित की है न दुनिया के हित की है। लेकिन ट्रंप साहब कब समझेंगे, क्या होगा, ये तो अलग मुद्दा। लेकिन एससीओ एक मैसेज है उनके लिए, और ये भी है जो मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी है उसके लिए भी एक बड़ा कदम है। चलिए, कुल मिलाकर एक बात तो इससे साफ हो रही है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर की शुरुआत की है उसका असर दुनिया के जो ग्लोबल साउथ पर कुछ खास देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है, इसमें ब्राज़ील भी शामिल है, इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो देश जो ब्रिक्स का एक हिस्सा है, और कहीं ना कहीं वो चुभते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स है उसमें कुछ अहम बातें कही थी, जिसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश है। किसके लिए? चीन के लिए। उन्होंने कहा कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता, ये 3 जो शब्द हैं वो अपने आप में, विनोद सर, बहुत अहम है। विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता। चलिए मैं विश्वास की बात कर लेता हूं, क्योंकि जो विश्वास है, क्या हम चीन पर विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले तो अभी हम बोल रहे थे दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ रहता है, ये विश्वास कैसे होगा? नहीं, विश्वास का संकट तो चीन के साथ हमेशा रहा है। नेहरू जी के जमाने में भी विश्वासघात हुआ, उसके बाद जिस तरह मोदी जी आए, मोदी जी ने बहुत कोशिश की, चीन के साथ रिश्ते अच्छे बने। उन्होंने शी जिनपिंग को गुजरात बुलाया, फिर खुद गए, वुहान गए, शी जिनपिंग को मल्लापुरम बुलाया, तो एक अच्छी शुरुआत हुई थी। लेकिन गलवान हो गया, तो सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ चीन की तरफ से, तो विश्वास का संकट तो है चीन के साथ। लेकिन अब दुनिया जिस तरह से
परिदृश्य बदला है, अब तो मल्टीपोलर वर्ड हो गया ना, जो अभी विजय जी भी कह रहे थे। अब वो ना तो बाइपोलर है ना यूनिपोलर है। यूनिपोलर में तो होता है भाई एक माई बाप है, उसके आगे पीछे घूमो, उसको नाराज मत करो। बाइपोलर में ये होता है ये खेमा पकड़ लीजिए, उस खेमे के साथ आप अलाइन हो जाइए। लेकिन अब तो मल्टीपोलर में हर देश अपने हिसाब से चीज़ें तय करेगा। और आज ही मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान पढ़ रहा था और सही कहा उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं होता। परिस्थितियां देश काल के हिसाब से आपके संबंध बदलते रहते हैं। यही अमेरिका, यही ट्रंप, कुछ साल पहले हमारे कितने घनिष्ठ थे, हम नमस्ते ट्रंप भी कर रहे थे, हाउडी मोदी भी हो रहा था, सब हो रहा था। और पूरा जो है आज वही ट्रंप हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए। बस मैं एक चीज जोड़ दूं, क्योंकि आपने ये बात बोली ना कि कोई भी हमारा स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल है ना, रूस। हाँ, रूस है एग्जाम्पल। लेकिन देखिए हर चीज देश के साथ, रूस तो हमारा ऑलवेदर फ्रेंड है, जैसे चीन पाकिस्तान का ऑलवेदर फ्रेंड है, हमेशा जो है वो उनके साथ रहा। अमेरिका है वो कभी इधर कभी उधर, उसका वो तय करता। लेकिन अब जिस तरह विश्व जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसमें आप किसी भी देश के प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के नीति नहीं बना सकते। आपको अपने संबंध विकसित करने होंगे सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ। अब जैसे हमारा चीन के साथ क्या विरोध है? सबसे बड़ा विरोध तो सीमा का है ना जी। तो सीमा विवाद सबसे बड़ा विवाद है हमारा। अब सीमा विवाद ऐसा है जिसके लिए जब देंग शाओपिंग राजीव गांधी की मुलाकात हुई थी, तब एक बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ग्रुप बना था और वो उसकी 20-22 मीटिंगें हुई, कुछ नहीं निकला। अभी एक मैकेनिज्म डेवलप करने के बाद मोदी जी ने कही है कि भाई मैकेनिज्म डेवलप हो और बातचीत होती रहे, तो ठीक है, सीमा विवाद पर बातचीत करिए। बाकी व्यापार, अब जैसे ट्रेड में भी एक जो इम्बैलेंस है कि करीब $100 बिलियन के आसपास जो ट्रेड है वो चीन के पक्ष में है, हमारा काम है उसको भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, सीमागत मसला देखना है, ट्रेड बैलेंस देखना है। लेकिन इसके बावजूद एक पड़ोसी है, बड़ा देश है, और जब अमेरिका हम पर टैरिफ का हमला कर रहा है तो हमको भी तो दुनिया में अपनी हितों की रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, चीन के साथ और रूस के साथ या और देशों के साथ अगर हम अपने एक आर्थिक संबंध और कूटनीतिक संबंध विकसित करते हैं तो मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। ये आखिर अमेरिका के भरोसे आप नहीं रह सकते ना, आप अमेरिका भी आएगा। देखिएगा, इस नीति से अमेरिका को भी मजबूर होकर के कुल मिला के अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के ऊपर वहाँ के अमेरिकी समाज का, अमेरिकी संस्थाओं का जो दबाव है। अब आप हेडलाइन देख लीजिए ना, वहाँ की मीडिया की सारी हेडलाइन जो है वो बता रही है कि ट्रंप साहब आप गलती कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अभी कोर्ट का जिक्र किया ही विजय जी ने, कल वहाँ के जो है फेडरल कोर्ट ने जो है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वहाँ का जो वो कोर्ट है, सेशनल कोर्ट है, उसने दिया सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ट्रंप ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर के। लेकिन अगर एक अदालत अगर उसका विरोध कर रही है उनकी टैरिफ नीति का और कह रही इनको अधिकारी नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ की संस्थाएं भी खड़ी हो रही हैं। तो ट्रंप साहब को भी विचार करना पड़ेगा आने वाले समय में, और इसलिए ये गोलबंदी इन देशों की बहुत जरूरी थी। नहीं सर, गोलबंदी की तो बात ठीक है, लेकिन इस मुस्लिम मसले पे एक बात जो निकल कर आई, जो आपने कहा कि जो पाकिस्तान और चीन का रिश्ता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन का रिश्ता इसी तरह से रहा तो भारत के लिए जो हम कह रहे हैं कि विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा भी तो ताइवान से रिश्ता है ना, ठीक, हमारा हांगकांग से ताइवान से रिश्ता है, चीन का रिश्ता ताइवान से वही है जो पाकिस्तान से हमारा है। तो हम ताइवान से संबंध थोड़ी तोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये सब चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कि संबंधों को आप चीन के साथ कैसे देखें, ताइवान के साथ कैसे देखें, वो पाकिस्तान कैसे तो बात देखें। आगे ना सम्मान की, तो अब सम्मान जैसे भारत को रखता है ना सम्मान, भारत जाके चीन ताइवान को जाके कोई हथियार तो ऐसे नहीं दे रहा जाके जिसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया जा रहा हो, या फिर जाके कोई आतंकवादी पैदा कर रहा हो जो आतंकवादी घुस के मार रहा हो। समीर सर ये बताइए, क्योंकि जब सम्मान की बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो कहना है ना कि आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। हमारा सम्मान क्या है कि भाई हमारे सीमा का सम्मान कीजिए, जिसमें आप सीमा विवाद भी आ जाता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि जो समझौते हुए उसको नहीं मानता है। दूसरी तरफ है कि चीन के साथ जो हमने समझौता किया, राजीव गांधी जब गए थे, जब उस दौरान ये आपकी बॉर्डर को लेके जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसको तो तोड़ दिया आपने जब डोकलाम ने आपने किया घुसकर। उसके बाद तो ऐसे बहुत सारे वाकये हुए। समीर सर देखिए, अब आज प्रधानमंत्री मोदी चीन में है, और एक सबसे बड़ी बात जो है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात का 125वां एपिसोड भी बोला है, उससे डिसकंटिन्यू नहीं किया कि भाई मैं विदेश के दौरे पर हूँ, बाहर हूँ तो मैं नहीं करूँगा। विदेश में रह के भी उन्होंने अपने 125वां एपिसोड को कंटिन्यू किया है। और देखिए, बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और चीन भी इस बात को समझता है कि अब भारत 2014 के बाद जो भारत बना है कि दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन रहा है,
आर्थिक रूप से भारत कितना सक्षम हो चुका है, सैन्य रूप से भारत कितना सक्षम हो चुका है, और चीन भारत को जिस नजरों से 1962 में देखता था कि भाई 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, तत्काल युद्ध में चला गया, भारत को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, भारत अपने पैरों पर खड़े होने की उस समय कोशिश कर रहा था। आज भारत बहुत मजबूत है, तो चीन जानता है कि आज भारत 2014 के बाद जो भारत बना है वह भारत एक अलग भारत है। अब चीन भी इस बात को जानता है कि जब अमेरिका से जब चीन के इतने ज्यादा टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, भारत का भी कुछ हद तक अमेरिका से टैरिफ वॉर हो गया है, तो चीन जानता है कि भाई ऐसी स्थिति में भारत का इतना बड़ा जो मार्केट है, भारत जो इतनी बड़ी ताकत है, तो भारत को नजरअंदाज कर चीन कोई बहुत बड़ा दुनिया में दबदबा नहीं बना सकता। और यह बात सही है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए हुए, तो चाइना में पुतिन से मुलाकात होगी, चीन से जिस तरीके से बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, सीमा सुरक्षा को लेकर और सीमा विवाद को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ने की बात हुई, और प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में कहा भी है कि भाई अब दोनों देशों में उड़ानें शुरू हो गई है, मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है, सीमा विवाद को लेकर भी बातचीत बड़े स्तर पर होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अब चीन इस बात को समझता है कि भारत के साथ बहुत लंबे समय तक वह झगड़ा कर अपना हित नहीं साध सकता, तो अब उसे भारत के साथ चलना पड़ेगा। और वैसे भी अब इस दुनिया कोई सिंगल पोलर वर्ल्ड रहा नहीं कि अब अमेरिका दादागिरी है, अब मल्टीपोलर हो चुका है। और अगर भारत और चीन भी इस बात को जानता है कि भारत, चीन और रशिया अगर तीनों मिलकर अगर चलते हैं तो दुनिया में अमेरिका का दबदबा खत्म होगा, अमेरिका का जो डॉलर है उसका दबदबा खत्म होगा, और भारत, रशिया और चाइना तीनों मिलकर अमेरिका को उस घुटने पर लाने की स्थिति में आ जाएगा। तो तीनों बड़े देश है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सैन्य दृष्टि से भी मजबूत है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर चीन में बता दिया कि भाई हमारा मन खुला है, हम आपके पास आ सकते हैं, हमारे देश के हित में अगर आपसे समझौता करना है तो मैं आपके पास आ सकता हूं, मुझे कहीं आपसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश के हित के साथ जब समझौते की बात आएगी तो अमेरिका के साथ हमने समझौता करने से मना कर दिया, आपके साथ भी हम वही तरीके से व्यवहार करेंगे। 140 करोड़ लोगों का हित जिसमें होगा, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ भी वही निर्णय लेंगे और चीन के साथ भी वही निर्णय लेंगे। मुझे लगा जब प्रधानमंत्री लौटकर आएंगे तो भारत के साथ बहुत अच्छी खबर लेकर भी आएंगे। अब वो तीसरा पॉइंट आ जाता है ना जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। अरुण सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि संवेदनशील होने की जरूरत है, अब संवेदनशील होने की जरूरत क्या है? संवेदनशील होने के लिए आपको भारत के जो कई मुद्दे हैं, चाहे वो आतंकवाद का हो, आप जिसको लेकर लगातार वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, आप जाइए देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई लेकर हम आते हैं, कोई मुद्दा लेकर आते हैं, किसी के ऊपर हम लगाना चाहते हैं बैन, उसको वो वीटो कर देता है चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर। इसी तरह से सीमा विवाद भी है जिसका वो सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संवेदनशील होने की जरूरत है कि भारत किसको देखता है। भारत के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत की जो जनता है त्रस्त है, भारत के बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जिसका सबसे ताजा उदाहरण पहलगाम था। क्या चीन इस पर भारत के साथ कहीं पर एक पेज पर आता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि वो कहता तो है कि ड्रैगन और हाथी डांस करेंगे। अरे कैसे डांस करेंगे, कैसे कमरे में रहेंगे अगर आप संवेदनशील ही नहीं रहेंगे हमारे मुद्दों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है अमित कि अभी हम बहुत जल्दबाजी ना करें इस रिश्ते को और बहुत आगे भी ना जाएं। अभी बहुत ठहर कर देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। और विश्वास करके नेहरू जी ने देख लिया क्या, मतलब नेहरू जी के निधन के अनेक कारणों में से एक कारण चीन का विश्वासघात भी माना जाता है कि उनको बहुत ज्यादा सदमा लगा था 62 के युद्ध में पराजय के बाद। चीनी भाई भाई, तो हिंदी चीनी भाई भाई से ज्यादा अभी यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि दोनों के दिल मिल गए, हाथ मिलने से दिल नहीं मिलते हैं। दोनों की जरूरत है इस वक्त, दोनों के कारोबारी संबंध, क्योंकि अभी जो वैश्विक व्यवस्था बन गई है उसमें सीमा विवाद बहुत बड़ा मुद्दा अब वैसा दिखता नहीं है। अब जो विस्तारवादी नीतियां होती हैं या जो विस्तारवाद की ओर जो भी देश बढ़ता है वो अपने आर्थिकी के विस्तार की ज़्यादा चिंता करता है बजाय भौगोलिक प्रदेशों के विस्तार की। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का क्या है, उनके पास अर्थ ही तो है। और जब वो मागा कह रहे हैं ट्रंप साहब, तो वो अपने आर्थिकी को ही विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उनका विस्तारवादी नीति है, बेसिस अर्थ है, वो सबको अर्थ से डराने का प्रयास कर रहे हैं, हथियार से डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो जो टैरिफ लगाकर लोगों को धमकी देते हैं कि तुमको 90 कर दूंगा, तुमको 40 कर दूंगा, तुमको 50 कर दूंगा, हर दिन सुबह उठते हैं और उनको एक स्वप्न लगता है जैसे पिछली रात को आया हो कि हमें आज इस पर इतने प्रतिशत टैरिफ डाल देना है।
तो मुझे लगता है कि अभी सबसे पहले इस मीटिंग के बाद कुछ समय हमें ठहर कर इंतजार कर देखना पड़ेगा कि इसका क्या निकलता। हाँ, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन अमित जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने हेडलाइंस पढ़ी ना, उसमें बहुत बड़ा एक संदेश है। सारे अखबार ये कह रहे हैं विश्व की 4 महाशक्तियों में से 3, जी, मतलब भारत को अब वैश्विक मीडिया एक महाशक्ति के तौर पर देख ही नहीं रहा है, बल्कि स्वीकार भी कर रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि अगर हम आर्थिक विस्तार के हिसाब से देखें तो भारत की है, जिसमें पूरी मीडिया, यही पश्चिम की मीडिया होती थी जिसमें 1-2 अखबारों का आपने नाम भी लिया, वो लोग भारत को सपेरों का देश और उससे आगे कुछ कहते थे और उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसे शब्दावली का उपयोग भी उन लोगों ने किया, बाद में भारत के लोगों ने भी किया। लेकिन आज जब हमारी अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा, जो अभी आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बढ़ रही है, तो उस ऐसे में उन लोगों को अगर ये लगने लगा है कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बन गया है, तो अब जिस प्रकार के संवेदनशीलता की अपेक्षा भारत चीन से कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें जो उसके जो निहितार्थ हैं या उसके जो अर्थ हैं या परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सम्मान और संवेदनशीलता के साथ ही ये रिश्ता बढ़ेगा, बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि जो अभी फॉरेन पॉलिसी चीन के साथ है, सचमुच अभी शायद विजय जी ने कहा कि बाय डिफॉल्ट हम उनके पास गए। अगर ट्रंप अगर हमारे साथ होता या अमेरिका हमारे साथ होता तो अभी शायद प्रधानमंत्री का ये दौरा नहीं होता चीन का, क्योंकि पिछले 7 साल से ये दौरा नहीं हो रहा था। तो अगर इन सारी स्थितियों में हम देखें तो कोई भी रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट अगर डेवलप करता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट कहीं ना कहीं रहता है। लोग सशंकित रहते हैं एक दूसरे के प्रति रिश्तों में, और मुझे अभी भारत और चीन के रिश्तों के बीच में वो जो डिफॉल्ट दिखाई देता है, वो मैं थोड़ा ठहर के उस पर कोई टिप्पणी करना, क्योंकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं बस जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये रॉकेट चल तो चुका था जो भारत और चीन के बीच रिश्तों का खजान में देखने को मिला था। आप कह सकते हैं ट्रंप ने उसमें बूस्टर लगा दिए, तो इसलिए और तेजी से बढ़ गया और तेजी से आगे बढ़े। लेकिन जिसका जिक्र जोड़ दूं अमित, प्रधानमंत्री जी ने जिन 2 शब्दों का जिक्र आपने किया ना, सम्मान और संवेदनशीलता, ये दोनों राइडर हैं जिसको आनंद जी दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। वो राइडर ही है एक तरह से कि भाई भरोसा करने से पहले इन दोनों शब्दों पर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, उसके बिना ये आगे जो रिश्ता है बढ़ नहीं सकता है। लेकिन जिसका जिक्र आनंद जी ने किया है, सर आपने जो कहा ना कि भारत एक इसमें कहीं ना कहीं विश्व का गुरु या वर्ल्ड पावर बन के निकला है, जो हेडलाइन में भी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला, वो मैं जिक्र करना चाहूंगा। हेडलाइन में तो आ ही गया, लेकिन जेलेंस्की ने फोन पर बात की प्रधानमंत्री मोदी से। अब बताइए, जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, क्यों बात की? क्या ऐसा हुआ कि अचानक ही उनको ध्यान आया कि जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट में जा रहे हैं तभी बात करें? उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कल मुलाकात होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब व्लादिमीर पुतिन, जिनको अपने अलास्का लेकर गए, बड़ा आओ भगत किया, रेड कारपेट वेलकम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको लगा कि भाई अब बातचीत हुई है, अब तो युद्ध खत्म हो जाएगा, नोबेल पीस प्राइज मुझे मिल जाएगा। हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, और ज्यादा हमले हो गए। यूके ऑफिस पर हमला कर दिया रशिया ने। अब यहां पर मुलाकात होगी किससे? प्रधानमंत्री मोदी से। उसके बाद दिसंबर में आने भी वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। जेलेंस्की को साफ पता लग गया है कि इस वक्त कोई एक ही आदमी है जो हमारे काम आ सकता है, युद्ध रुकवा सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिससे पहले जो बातचीत हुई, बातचीत की थोड़ी चीज मैं आपको बता दूं। उसमें क्या कहा गया है कि क्या क्या बातचीत हुई थी जब वो मिले थे ट्रंप के साथ, क्या क्या बातचीत हुई थी उनकी जो बाकी यूरोपियन देशों के नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। और अंत में आप अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री मोदी से कि इस युद्ध का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण ढंग से मिल जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है विनोद सर? हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं या फिर कोई मध्यस्थता कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन तो मान तो रहे ना जेलेंस्की, क्यों बात करेंगे? नहीं तो देखिए, अगर मैं कह तो रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है, यूक्रेन के लिए भी, विश्व के लिए भी, मोदी जी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होगा क्या, ये एक प्रश्न है। क्योंकि पुतिन के बारे में जितना मैं जानता हूँ, पुतिन जो उन्होंने तय कर लिया है कि इसके बिना हम पीछे नहीं हटेंगे, उससे वो कितना पीछे हटेंगे ये प्रश्न है। कि जो इलाके रूस के कब्जे में हैं, पूर्वी यूक्रेन वाले, क्रीमिया पर रूस का जो अधिकार है, ये सारे जो है वो अगर जेलेंस्की मान जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जेलेंस्की मानेंगे इस बात को? क्योंकि यही शर्तें उन्होंने ट्रंप के सामने भी रखी थी पुतिन ने। और
मोदी जी अगर पुतिन से बात करेंगे यूक्रेन को लेकर के, पहले तो भारत और रूस के बारे में आपस में बात होगी दोनों देशों के बारे में, अब मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि एक तीसरे देश का मसला, लेकिन हो सकता है क्योंकि जेलेंस्की ने उनसे बात की है तो एक गुडविल जेस्चर में वो बात कर सकते हैं। तो उस पर पुतिन क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। पुतिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जेलेंस्की भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध का जो परिणाम है वो रूस में पुतिन को मजबूत करेगा या ताकत या कमजोर करेगा और यूक्रेन में जेलेंस्की को। इसीलिए दोनों अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं, जो भी पीछे हटेगा उसको अपने देश में नुकसान उठाना पड़ेगा। अब पुतिन कितना पीछे हटते हैं कितना ये आने वाले समय में होगा, लेकिन जेलेंस्की को अगर उम्मीद है तो जो अनंत ने कहा कि भारत एक शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत की स्वीकार कर रहा है विश्व, तो वो ये उसका एक नया, ये भी एक उसका परिणाम है कि एक देश का युद्धग्रस्त राष्ट्र का अगर राष्ट्रपति, और पहली बार नहीं, 2 3 तीसरी चौथी बार शायद उन्होंने बात की है। मोदी तो यूक्रेन भी गए थे ना, मोदी यूक्रेन भी गए थे, लेकिन भारत जो है चौधरी की तरह से बिहेव नहीं करता। चौधरी की तरह बिहेव नहीं करता है, करेगा भी नहीं। ये देखिए ये पॉइंट विजय सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वहां दिक्कत तो यही आ रही है कि ये मत समझिए कि वो भारत के साथ जेलेंस्की ने बात की तो वो एक कम्युनिकेट करने के लिए भाई मैं कहाँ पर हूँ, आप क्या कर सकते हैं, निरंतर बातचीत हो रही है। लेकिन इसको समझना चाहिए कि जैसे ट्रम्प साहब है ना, वो चौधरी बनकर बैठे हुए हैं कि मैंने इनका समझौता कराया उनका करवाया, वो किसी का हुआ नहीं, लेकिन वो सारी वो जो बिहेवियर है चौधराहट का, वो बिहेवियर भारत का नहीं है जी। अब भारत तो जैसे प्रधानमंत्री ने जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई, जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, बुद्ध का युग है। तो वो उसी रास्ते पर कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और दोनों को आगे पीछे होना होता है। जब समझौता करते हैं तो दोनों आगे होते पीछे हैं। जेलेंस्की का सर यहाँ पर देखिए, एक परेशान देश का नेता तो सब जगह दरवाजा खटखटा रहा है ना। जेलेंस्की परेशान है तो सारे दरवाजा खटखटा रहे कि जहां से मुझे राहत मिल जाए। वो ट्रम्प के पास भी गए, वो भारत के पास भी आए, वो तमाम दूसरे देशों से रवैया है। उन्होंने यूरोप से भी बात की भाई कि अब राहतों की मामला निपटे और युद्ध खत्म हो। दोनों देश परेशान है और जेलेंस्की ज्यादा परेशान है। मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी कल कोई यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी बात उनके साथ करेंगे, क्योंकि बातचीत के जो सब्जेक्ट है वो पहले तय होंगे। और मुझे लग रहा है कि ठीक है कि यूक्रेन और अभी अलास्का में पुतिन की और ट्रम्प की जो बैठक हुई थी तो वहां पर उसने अपने पूरे 12 जो मांगे थी ट्रम्प के सामने रख दी थी कि आप ये मांगे अगर मेरी पूरी होंगी तो मैं युद्ध रोक दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ट्रम्प इस समय जेलेंस्की के कहने पर नहीं। सबीर सर, कुल मिलाकर मुझे जितना समझ में आया, विजय सर ने भी जो बात कही है, यहाँ पर जो चौधरी बनने वाली बात होती है ना कि दो लोगों के भी जो मांडवाली करवाते हैं, मुंबईया भाषा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिया जाता है, तो ट्रम्प वहां पर कुछ लेने की बात सोच रहे हैं, लेकिन भारत का वो नहीं है रवैया। भारत का रवैया है कि दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए आपसी बातचीत के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, चीन में एससीओ का शिखर सम्मेलन चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है यहां पर शी जिनपिंग से। लेकिन अब सबकी नजरें हैं प्रधानमंत्री कल जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। आज शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, कल मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन से, और ये मुलाकात महामुलाकात है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत होगी उस पर सबकी नजर है। खासतौर पर तो यहाँ पर ट्रम्प साहब की रहेगी, यानी कि अमेरिका की रहेगी। और कल ही एससीओ की बैठक के दौरान तीनों नेता एक साथ भी नजर आएंगे एक ही मंच पर। जैसा हम कह रहे हैं कि अब तो वर्ल्ड हेडलाइन है कि दुनिया के 4 सबसे ताकतवर देशों में से 3 देशों के जो नेता हैं वो इस वक्त चीन में है और कल तीनों एक साथ नजर आएंगे। क्या संदेश होगा? संदेश होगा कि ट्रम्प साहब आपने टैरिफ का बम फोड़ दिया है, लेकिन हम उस बम को डिफ्यूज करना भी जानते हैं। और डिफ्यूज कैसे करेंगे अरंत सर, ये डिफ्यूज कैसे करेंगे, इसी का रास्ता क्या एससीओ से निकल सकता है? देखिए, मुझे लगता है मसला इतना आसान नहीं है, बहुत उलझा हुआ मसला है। और ये पूरी लड़ाई जो है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑयल पॉलिटिक्स है वर्ल्ड वाइड उससे जुड़ता हुआ मामला है। आप देखिए, कल ये खबर आई कि जो रूस क्रूड दे रहा है भारत को वो रिफाइन होके जेलेंस्की के कंट्री में जा रहा है, यूक्रेन में। तो यूक्रेन में जा रहा है, और यूक्रेन को पैसा कौन दे रहा है? यूएस और नाटो। उन्हीं के पैसे से वो तेल खरीद के, यूएस भी दे रहा है, वही मैं कह रहा हूं। और वो तेल खरीद रहा है, तेल परोक्ष रूप से वो किसका खरीद रहा है? रूस का खरीद रहा है। और वर्ल्ड में जो एनर्जी मार्केट है उसमें रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। तो मुझे लगता है कि ये इतना चक्रव्यूह की तरह से फंसा हुआ है कि ट्रंप की अगर मैं तुलना करूं तो वो अभिमन्यु की तरह अभी नजर आते हैं, बाद में वो हो जाए, उनको भेदने आ जाए चक्रव्यूह, लेकिन इस बार वो थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नाटो की जो कंट्रीज हैं वो भी एनर्जी मार्केट के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर हैं, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो। तो इतना
और एक तरफ यूएस है जो वो ईरान के तेल को फ्री मार्केट में आने नहीं देता, बाकी जगह पर वो फ्री मार्केट में तेल, वेनेजुएला के तेल को आने नहीं दे रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर विश्व में जो एक फ्री ऑयल मार्केट की जो लड़ाई है, बस सर एक बार हिस्सेदारी बता दें, आप जो बता रहे हैं हिस्सेदारी देखिए, यूरोपियन यूनियन की कितनी हिस्सेदारी है? 37% की है, सिर्फ 15% टैरिफ लगाया है। चीन की 30% हिस्सेदारी है और इस पे 30% टैक्स लगाया है। तुर्की 27% लेता है, 15% उस पर टैक्स लगाया। अब भारत को देखिए, तेल की अगर हम दिखाएंगे, तेल का भी हमारे पास ग्राफिक्स है इस पे कि कितना तेल भारत खरीदता है, तो सबसे ज्यादा तो यहां पर 47% खरीदता है यहां पर चीन। अब देखिए यहां पर जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को लेकर, उस पे भी आ गया है कितना प्रोडक्ट क्या ले रहा है। तुर्की 26%, 15% टैक्स लगाया है। चीन 13%, 30% टैक्स लगाया। ब्राजील 12%, 50% टैक्स लगाया। भारत पे भी 50% टैक्स लगा के रखा हुआ है, टैरिफ लगा के रखा हुआ है। अमित, दिक्कत यह है कि आप पर टैरिफ तो 25% ही लगा है, लेकिन 25% तो जुर्माना लगा है। हाँ। क्योंकि चौधरी साहब को लगता है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। चौधरी मतलब ट्रम्प की बात कर रहे हैं, ट्रम्प की बात कर रहा हूं। आप ही लोग ने नाम दिया अभी कि चौधरी विजय जी ने नामकरण किया चौधरी साहब का, मतलब कोई और चौधरी न समझे। हाँ, कोई और ना समझे, हमारे देश के चौधरी की तो बात ही नहीं हो रही सर। तो मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे जो खबरें आ रही हैं छन छन के, एक खबर ये भी आई कि 4 बार उन्होंने मोदी से बातचीत करने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री मोदी से। मोदी जी को शायद समय नहीं था, या जो क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से उन्होंने अवॉइड किया ट्रंप को। और जब बात हुई भी तो उन्होंने नोबेल के लिए उनके नाम की संस्तुति करने से साफ मना कर दिया। अगर इसमें सच्चाई है तो ट्रंप जैसे इगोइस्ट व्यक्ति को तो ये बुरा लगेगा ही। एक तरफ ऑयल मार्केट का पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार लेने की चाहत। अब पाकिस्तान क्या है, बेचारा गिरा पड़ा, जैसे कहोगे वैसे लिख के दे देगा। अब तो वो तो ये भी कर सकता है कि ब्लैंक पेपर दे दे, दस्तखत करके आसिफ मुनीर या राष्ट्रपति जिसका कहो कि ट्रंप साहब इस पे जो लिखना है लिख के नोबेल कमेटी को नॉर्वे भेज दो। तो हमारी सहमति है, हमारे मतलब ब्लैंक चेक दे सकता है, वो तो दे ही दिया ना उनके पुत्र को। अगर आप देखें तो जो वो क्या नोबेल पुरस्कार के लिए ये नहीं कर रहे हैं ना, उनका बिजनेस भी तो चल रहा है। मैंने इसलिए दोनों बात कही आपको कि जो क्रिप्टो करेंसी में उनके पुत्र को पाकिस्तान में जिस प्रकार से वरीयता और प्राथमिकता मिली जी, वो भी है। ऑयल मार्केट की पॉलिटिक्स है और व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है। देखिए, अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ट्रंप साहब की जो ख्वाहिश है वो वहां बराक ओबामा बनने की है। उनको लगता है, उनके लिए उनका मानदंड बराक ओबामा है। तो बराक को जब ये मिल सकता है तो उनको क्यों नहीं मिल सकता? ये उनके साथ, बराक ने आतंकवादी पर हमला कर दिया, ये अब तक वैसा कुछ कर नहीं पाए कि किसी देश में घुसकर लादेन को मार दिया। लादेन को मारने जैसा कोई साहसी कदम नहीं किया। बुश ने भी किया था, बुश ने भी ईरान ओबामा को जब मिला था तो तब भी हैरानी हुई थी कि बराक ओबामा को कैसे नोबेल प्राइज मिल सकता है, जिन्होंने कोई शांति तो स्थापित की नहीं, हमला ही किया था कई देशों पे उस दौरान। और जिस तरह से उनके हमले हुए थे उनके दौरान भी आप कैसे नोबेल प्राइज दे सकते हैं? खैर उसका तो एक अलग क्राइटेरिया, वो एक अलग क्राइटेरिया है। जब आप किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं तो आप उसी की तरफ बनने का अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते, इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते आप दुनिया के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को गिरा रहे हैं, हिला रहे हैं। लेकिन अब दुनिया भी तो हिलाएगी ना, दुनिया भी थोड़ी ना आपको छोड़ देगी। अब जिस तरह से ऑयल और जो डॉलर, ये कूटनीति की हम अक्सर बात करते हैं, डॉलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं। विजय सर, अब भारत के लिए है कि डॉलर इकोनॉमी को तो आप साइड करने के लिए लगातार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दूसरे देशों के साथ जो करेंसी, उनकी करेंसी के साथ हम व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमें नुकसान होने जा रहा है, नुकसान किसका होगा? झींगा मछली, ज्वेलरी, कपड़े हैं। अब इसको बेचने के लिए हमें तो मार्केट तो चाहिए। क्या चीन, क्योंकि इनके साथ हमारी ट्रेड की बात हो रही है, और साथ ही साथ रशिया, ये इस जो बर्डन है, इस बर्डन को ले सकते हैं जिससे कि भारत के जो व्यापारी उनको नुकसान ना हो, भारत को नुकसान ना हो? क्या वो गुंजाइश है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तो क्या कि हम लोग बहुत, ये जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री जी की और शी जिनपिंग की या व्लादिमीर पुतिन की, हम बहुत ब्लैक एंड वाइट में बात करते हैं। मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ब्लैक एंड वाइट बात होती नहीं, तो ग्रे एरिया तो रहता है। ग्रे एरिया रहता है। और आनंद जी ने वो जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ा है तो पता है कि देखा भी होगा 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जो है ना वो डिप्लोमेसी है। पर तो जेम्स कौन है सर, ये भी बताना चाहिए आपको। तो अब उसका मतलब ये होता है कि इसको बिल्कुल 2+2 4 हो जाएगा, 2+2 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं होता। 2+2 3 भी होता है तो भी आगे बढ़ते हैं। 2+2 अगर 2 भी रहता है कई बार तब भी कोई नुकसान का सौदा नहीं होता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ये स्लो हो रहा है। और अभी मैं कह रहा हूँ ना कि चाइना के साथ आपको
रिश्तों पर सब लोगों ने कहा कि भरोसा उस तरह से नहीं कर सकते, बर्फ पिघलने में बहुत टाइम लगेगा वहां पर। चाइना वैसे भी पहाड़ पे तो बर्फ थोड़ा देर से पिघलती है। नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात में शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग है, एक फॉर्मल हैंडशेक है ये। बिल्कुल। तो जो इसको हाथ मिलने से दिल सर, अगर आप 2014 के मुझे बाद से वो देखेंगे साबरमती के ऐसे ही नजर रिवर झूले की बात कर रहे हैं आप। रिवर फ्रंट वाला मुझे साबरमती के तट पर, और वो मल्लापुरम वाला भी शॉट याद है। तो वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं फिर भी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा डिप्लोमेसी इतना उससे नहीं चलती, और सब अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, और बड़े लोग हैं सबके सब। भारत भी बहुत बड़ा देश है, तो कोई किसी को चॉकलेट देने से थोड़ी मानने वाले लोग हैं। ये चॉकलेट वाली पॉलिटिक्स नहीं है, लगातार कुछ कुछ चल रहा है। और चाइना ऐसे कर लेगा कि भैया आप वहां पर नहीं कर रहे थे तो हमारे यहाँ दे दो, वो ऐसा नहीं है। वो तो वैसे ही हम तो उनके साथ $100 बिलियन डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा हमारे को। लेकिन जिस तरह से भारत ने 2020 के बाद जब गलवान हुआ था, उस दौरान समीर सर, गलवान के दौरान आपको याद होगा कि जो झड़प हुई उसके बाद भारत ने क्या किया, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, उनके बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। उसके तरह से जैसे उनकी हुआई है, उनकी जो कंपनी है, उनको 5G से हटा दिया गया है। अब ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर चीन तो बहुत खुश नहीं था। अब क्या भारत ने क्या टेबल के ऊपर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए एक बार्गेनिंग हो सकती है? क्योंकि जैसे कि विजय सर ने कहा कि ग्रे एरिया होता है, अब ग्रे एरिया में तो बार्गेनिंग होगी, आप हमारे लिए कुछ करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे, नहीं तो हमारे लिए और रास्ते खुले हैं। देखिए, जब भी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डिनर पे बैठेंगे या चर्चा करेंगे तो कोशिश यही होती है कि भाई केक का बड़ा हिस्सा हमें मिले, बड़ा हिस्सा हम अपने देश के लिए लेकर जाएं, जिसमें हमारे देश के लिए हम इन्वेस्टमेंट भी देखें, कई चीज़ें हमारे देश में रहे। विन विन सिचुएशन की कोशिश कम रहती, ज़्यादा कोशिश ये होती है कि ज़्यादा हिस्सा हम ले, सामने वाले को कम मिले। अभी देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या किस चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसके पहले जिस तरीके से विदेश मंत्री का दौरा हुआ, जिस तरह के अजीत डोभाल का दौरा हुआ, जिस तरीके से राजनाथ सिंह वहाँ पर होकर आए, जिस तरीके से लगातार वहाँ द्विपक्षीय बैठकें होती रही है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रेम ऑफ वर्क तैयार हो गया होगा कि किन किन बातों पर प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो चर्चा होगी और किन बातों पर सहमति बन गई होगी। प्रधानमंत्री मोदी का अभी सबसे बड़ा जो एजेंडा होगा, देखिए सीमा विवाद बहुत जल्दी निपटने वाला है नहीं, उस पर जरूर कमेटी बैठेगी, चर्चा होगी, वो आने वाले समय में तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि भाई बिजनेस के रूप में जो आर्थिक मामला है उस पर लेकर जो मामला फंसा हुआ है कि अब अमेरिका का इतना बड़ा टैरिफ का जो इशू आ गया है, चीन के साथ कोई एक रास्ता निकाला जाए और व्यवसायिक हित जो है, देखिए चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है चीन के लिए भी, और भारत भी अपने आप में बड़ी चीनी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत ने सबको इन्वाइट किया हुआ, बड़ी कंपनियां, एप्पल अब भारत के अंदर इतनी स्ट्रांगली आईफोन बना रहा है, तब तमाम दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत के रुख कर रही है। तो चीन को इस बात की भी चिंता होगी कि चीन से निकलकर बड़ी कंपनियां भारत में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं उस तरीके से जो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई भारत की तरफ कंपनियां ना जाए। मुझे लगता है कि इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश होगी कि आर्थिक हित जो है भारत के वो सामान्य हो, भले ही चीन का सामान भारत में आए, लेकिन अभी जो भारत चीन में से सामान ज्यादा मंगाता है और चीन को सामान कम भेजता है, जो नुकसान भारत को ज्यादा हो रहा है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। और जब 50% के टैरिफ के बाद अमेरिका में जो सामान नहीं जा रहा है, चाहे वो फिर फर्नीचर हो, चाहे फिर वो दूसरा सामान हो, कॉस्मेटिक्स हो या दूसरे डायमंड सेक्टर हो, तो मुझे लग रहा है कि भारत की कोशिश होगी कि इस मार्केट को कैसे चीन के अंदर दिया जाए, चीन का मार्केट खोला जाए, और भारत के जो व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है फिलहाल, वो नया मार्केट कैसे चीन में हम दे सकते हैं, इसकी बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तत्काल कोशिश ये होगी कि जो ले दे के आप देखा जाए, मतलब देखिए कि भारत के साथ जो आदान प्रदान होता है, हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में उनके ऊपर आश्रित हैं, उनसे हम चीजें खरीदते हैं, उनके यहाँ से पार्ट्स आते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आपके ईवी गाड़ियों के लिए जो मैग्नेट आता है वो सबसे रेयर अर्थ जो आपके मटेरियल्स हैं, मेडिकल का जो पाउडर लगता है। अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं? अब सर बात है कि इंपोर्ट हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी जो आपके फार्मा के लिए भी जो आपका जो प्रोडक्ट आता है, बाय प्रोडक्ट या उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी हम चीन से मंगाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको तो जगह ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट है कम हो जाए, नहीं तो एक बार फिर से चाइना हम पे हावी होगा। बहरहाल लेकिन इन सब चीजों को लेकर देखा जाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर देखें विनोद सर, कि अब कहीं ना कहीं तो जो विपक्ष है इसको लेकर भी तो पॉलिटिक्स करेगा ही अब, क्योंकि हम धीरे धीरे भारतीय पॉलिटिक्स के ऊपर तो जाएंगे। अब चीन के साथ जब दोस्ताना होगा तो लोग तो बोलेंगे, अभी थोड़े दिन पहले आप गाली दे रहे थे, अब इनके साथ गलबैया कर रहे हैं आप। नहीं, विपक्ष तो उठाता ही है, पर मुद्दे तो उसको तो और ज्यादा उठाएगा। उठाएगा। अब क्या वो लाल आंख वाली बात तो रह जाएगी ना फिर? देखिए, अब तो हाथ मिल रहे होंगे। देखिए ऐसा है ना, मिल भी चुके हैं। देखिए राजनीतिक भाषण और डिप्लोमेसी अलग अलग चीजें हैं। मंचीय कवि को अगर आप विदेश मंत्री बना देंगे तो विदेश नीति नहीं चल सकती।
तो इसलिए आनंद जी क्षमा करेंगे मुझे, क्योंकि इनका कविताओं से मैं कवि तो हूं नहीं सर अपने आप। कवि नहीं है, लेकिन बिल्कुल बोलिए, आप जिस पर बोल रहे हैं वो समझ रहे होंगे। मंचीय कवि बोला है आपने। हाँ, आप अपने मित्र को नहीं, टारगेट जो वीर रस के तमाम कवि है ना, तो वो उस तरह से डिप्लोमेसी नहीं चलती ना। डिप्लोमेसी बहुत डेलिकेट चीज है। और देखिए, जब लाल आंख दिखाने का समय था, या गलवान हुआ या डुकलाम हुआ, तो उस वक्त तो हम जो हमें करना चाहिए था हमने किया। अब परिस्थिति बदली है, तो बदली परिस्थिति में दूसरी नीति होती है। महत्वपूर्ण ये है, जो एक मुद्दा जो है जिस पर शायद अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की, वो ये है कि चीन, जो मुझे कल हमारे बिजनेस लीडर बता रहे थे, हाँ। कि चीन की कोशिश है कि भारत के साथ जो ट्रेड हो ये युआन में हो, उनकी करेंसी में हो। वो भारत उनसे जो सामान खरीदे उसका युआन में भुगतान करे, और वो जो भारत से खरीदे वो युआन में भुगतान करें, डॉलर को बीच से हटा दें। ये एक चीन की कोशिश है। क्या भारत इसके लिए तैयार होगा? जैसे भारत का रूस के साथ अभी रुपए पे ट्रेड हुआ था, या भारत ये भी रख सकता है कि ठीक है, आप हमसे युआन में खरीदिए और हम आपको रुपए में देंगे पेमेंट। क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर करेंसी एक्सचेंज हो जाता है दोनों देशों के बीच में, तो आर्थिक संबंधों में एक नई दिशा होगी, और ये फिर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी। आपको लगता है कि कोई कॉमन करेंसी के बारे में सोच कॉमन करेंसी ब्रिक्स में बात हो ही रही है, मैं तो अभी इन दोनों देशों की बात कर रहा हूं। करेंसी तो ज्यादा मुश्किल, कॉमन करेंसी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ब्रिक्स में बात हुई थी, उसके बाद उसको लेकर तो के ब्रिक्स के ब्राजील के राष्ट्रपति ने उसको कह हाँ, दिया कि ऐसा संभव नहीं है। ये इन दोनों देशों के बीच की बात है कि चीन की कोशिश है, जैसा कि बताया, और अगर भारत उसको मानता है तो भारत उसके बदले में भारत क्या लेता है, क्योंकि लेन देन का मसला है ना। अगर हम युआन में उनके साथ डील करते हैं तो आप हमारे साथ रुपए में डील करिए, या कुछ और मिले। यहाँ पर क्या बात होती है, ये नतीजे जो परिणाम आएगा, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात ये जिसकी तरफ इशारा किया, जो हमारे एमएसएमईज हैं, जो अमेरिका को सामान देते हैं। देखिए अमेरिका में क्या है, सबसे ज्यादा हमारा जो है, जो बहुत ही हाई एंड किस्म की चीजें थी ना, जो डायमंड है, ज्वेलरी है, इनकी बहुत बड़ी मार्केट थी, क्योंकि वहाँ परचेजिंग पावर है लोगों के पास। अब आप घाना में परचेजिंग पावर नहीं होगी ना, वो जो अमेरिका में है, वो एक संकट तो है। तो वो चीजें जो है, क्या हम चीन को बेच सकते हैं? चीन हमसे ले सकता है। और दूसरा, जो हमारी एमएसएमईज हैं, जो चीन अगर डंप करेगा मार्केट में अपना सस्ता सामान, तो हमारी एमएसएमईज कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगी? ये चुनौतियां हैं इन रिश्तों में आर्थिक रूप से। सीमा विवाद छोड़ दीजिए, चलिए चुनौतियां तो सर है, लेकिन एक बहुत सीमा विवाद तो दीवानी का मुकदमा है चलता रहेगा। हाँ, वो चलता रहता है। लेकिन जो चुनौती, एक और बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती ये है कि विजय सर और आनंद सर, ये चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो उनका सबसे खासम खास है, यानी पाकिस्तान, वो हमारा बहुत ही जानी दुश्मन है। अब ये इस पूरे मामले में देखा जाए तो बड़ा ही एक ट्विस्ट नजर आ रहा है ना, कि कौन किसके साथ है समझ में नहीं आ रहा। आजकल के टाइम पे जो रिलेशनशिप चलती है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। एक तरफ मुनीर जाके ट्रंप से मुलाकात करते हैं, लंच करते हैं, दूसरी तरफ चीन भारत के साथ यहाँ पर दोस्ती दिखा रहा है। तो ये जो पूरा कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या यहाँ पर आपको लग रही है कि कहीं डगमगा गई है चीन के साथ, या फिर चीन यहाँ पर किस तरह के रास्ते को अपना सकता है? आनंद सर, देखिए, मुझे लगता है कि अब जो डिप्लोमेसी है, मैं फिर से उसी बात पर आऊँगा, कौन कितना बड़ा बाजार है, कौन कितना बड़ा ग्राहक है, कौन कितना बड़ा खरीदार है, इस पर निर्भर करता है। जो आप लोग अभी बात कर रहे थे कि डिप्लोमेसी में ग्रे एरिया है, मैं उसको थोड़ा दूसरे शब्दों में विजय जी से क्षमा सहित कहता हूँ कि बहुत नुआंस्ड होता है। वो इतना सटल तरीके से आजकल चलता है, और सब में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है। बेसिक बात है। अब सीमा विवाद, सही कहा विनोद जी ने, कि वो तो एक दीवानी मुकदमा है, वो चलता रहेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहेगा। लेकिन चीन के साथ जब भी हमारे बेहतर संबंध हुए, तभी हुए जब हमने सीमा विवाद को साइड में रखा और थोड़े बेहतर आगे बढ़े। चाहे वो राजीव गांधी के समय में हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के शुरुआती वर्षों में अगर हमने ऐसा देखा, तो मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था में कौन, अगर पाकिस्तान को साइड लाइन होने में 2 मिनट लगेगा, नहीं सर 2 मिनट कहां, मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए, अमेरिका को जैसे ही लगा कि भारत से उसके कुछ हो रहे, तो भारत को दबाने के लिए उसने मुनीर को खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो कोई उसके साथ प्रेम थोड़ी जगह है, वो प्रेम नहीं है। चीन तो भारत नहीं छोड़ेगा ना। भारत नहीं, चीन भी छोड़ सकता। उसको अगर लगे कि भारत हमारे विमान खरीदने लगे, राफेल को छोड़ के ये खरीदने लगे, तो चीन भी देखिए यहाँ आ जाएगा। सवाल यही है कि हम किस लेवल तक आगे बढ़ सकते हैं अपने रिश्तों में, कितना उनको ल्योर कर सकते हैं कि आप हमारे साथ आइए। दूसरी बात अभी हो रही थी, विनोद जी ने एक बात कही, मुझे लगता है युआन और रुपी में ट्रेड का, जो लोकल करेंसी में ट्रेड का, ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब उतना ही डिफिकल्ट है जितना असंभव जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि डी डॉलराइजेशन की जिस नेता ने बात की है, वर्ल्ड इसका गवाह है, अभी तक वो बर्बाद हुआ है। आप देखो, चाहे कर्नल गद्दाफी हो,
चाहे सद्दाम हुसैन हो, इन लोगों का बेसिक ही यही था कि हम डी-डॉलराइजेशन करें। सर इसमें बस एक चीज मैं जोड़ देता हूं, क्यों ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अब उस रास्ते पर जाने का अर्थ क्या है? बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में, बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में क्या मतलब हो सकता है, वो बहुत मुश्किल है। भारत और रूस इसलिए कर पा रहे हैं अभी कि अमेरिका का रूस पर प्रतिबंध है, और अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह यह भी है कि आप रूस से तेल रुपए में खरीद रहे हो। लेकिन आनंद सर, उसमें युआन के जो जिक्र कर रहे हैं, युआन को लेकर सर हमेशा एक बातचीत हुई है कि वो अपनी जो वैल्यूएशन करता है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। एक मेजर इशू है, उसके वैल्यूएशन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। बहुत एक बहुत बड़ा एक इशू है। लेकिन मैं आयाम जरा पाकिस्तान पे फिर से लौटता हूं विजय सर। ये पाकिस्तान का जो मुद्दा है, क्योंकि ये देखिए इसको लेकर तो राजनीति होगी, लेकिन ये पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान क्या इस पोजीशन को समझ पा रहा है? क्योंकि पहलगाम के बाद भी पहला मौका है जब यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री सब एक ही मंच पर नजर आएंगे, भले बातचीत हो या ना हो। क्या समझना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की क्या स्थिति रहने जा रही है? पाकिस्तान को कुछ समझना नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका कहाँ है इसमें, मुझे नहीं समझ आई। पाकिस्तान दोनों का, अमेरिका का और चाइना का ब्लू आइड बॉय है। तो आप कह रहे नहीं छोड़ेंगे, और वो गोदी में रहेगा। यही तो जानना चाह रहे हैं। भारत के भूमिका, दोनों देशों के भारत की भूमिका के साथ मत जोड़कर देखिए। भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों में पाकिस्तान नहीं है, भारत के चाइना के साथ रिश्तों में भी पाकिस्तान नहीं है। समझे सर, इस बात को आप समझिए। लेकिन सर यही वजह थी जब फोन सर जब फोन किया था सर, इसमें मैं जोड़ देता हूं, जब कनाडा से वापस आ रहे थे तब फोन पे जब बात हुई थी तो बोला था कि आप मिलने आओ, लेकिन भारत को तो पहले से पता था कि मुनीर को वहां बुला लिया, इसलिए तो बोल रहे हैं कि नहीं गए मिलने के लिए। हाँ, लेकिन वो भारत अमेरिका के, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को दोनों देश नहीं छोड़ने वाले। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि वो पाकिस्तान को, आप मानते भारत के साथ रिश्तों को, चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को छोड़ने का कहीं कोई संभावना नहीं। आपका ग्रे एरिया यही है पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान वहां पर रहेगा ही, लेकिन पाकिस्तान को रहने के बावजूद भारत चाइना के साथ अभी बात कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है। और अमेरिका के साथ इतने लंबे समय से अमेरिका से झगड़ा हमारा पाकिस्तान को लेकर नहीं हुआ सर। नहीं, और चाइना से भी झगड़ा हमारा पाकिस्तान को लेकर मनमुटाव हो जाता है, वो अलग है। उसको तो आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान क्या करेगा। वो तो झगड़ा हो गया तब पाकिस्तान को भाव मिल गया। पाकिस्तान को अमेरिका F-16 दे रहा था, तब हमारे अमेरिका संबंध बहुत अच्छे थे। तब भी संबंध, और चाइना राजीव गांधी से लेकर के नरसिम्हा राव, अटल जी, मनमोहन सिंह और मोदी जी तक चीन से बहुत से संबंध रहे, और चीन के पाकिस्तान संबंध कभी बिगड़े नहीं। कुल मिलाकर जो ग्रे एरिया की जो यहाँ चर्चा हो रही थी, वो ग्रे एरिया खुल गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो जेट्स गिराए गए हैं, वो कहां से आए? कुल मिलाकर सर ये हो गया कि जो जिस ग्रे एरिया का जिक्र हो रहा था भारत चीन के रिश्तों को लेकर या दूसरे रिश्तों को लेकर, उसमें पाकिस्तान एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसको जो रहेगा, और उसको साइड में रख के चलिए और अपने हिसाब से अपने हित के लिए आगे बढ़िए। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, क्योंकि जो अखबारों में छपा है उस पर ध्यान देना भी जरूरी है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी और ट्रंप के बीच रिश्तों में आई खटास को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। अखबार का कहना है कि 17 जून को जब दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी तो ट्रंप ने मोदी से कहा था कि जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान मेरा नाम नोबेल पुरस्कार के लिए कह रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और ट्रंप ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा था, लेकिन वो चाहते थे कि मोदी भी उनके नाम की सिफारिश करें, लेकिन उनके नाम की सिफारिश करना या सहमति जताना तो दूर, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल ही नहीं है। अखबार के मुताबिक इसी बात पर दोनों के रिश्तों पर तनातनी आ गई। समीर सर, अब वो तो चाहते थे कि भाई हमें श्रेय दे दो, प्रधानमंत्री ने बोला कि हम आपको श्रेय क्यों दे दें? सर मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल कहानी कुर्सी का देखा था 1 बजे, तो कल 1 बजे इसका मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा जो 25% आपको सुना था और कोर्ट नहीं किया, देखने से थोड़ी होगा। विनोद जी ने थोड़ी बोला इस बात का जिक्र किया था कि समीर जी को 25% उससे लगा दिया है, गंभीरता से लिया कि नोबेल के नॉमिनेट किया। अगर आज नोबेल के नॉमिनेट कर दे भारत तो वो तुरंत 25% हटा लेंगे, और नाराजगी के कारण नॉमिनेट किया गया है 25% का जो टैरिफ लगाया गया। देखिए ये एक बड़ा कारण है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया था ट्रंप को, इजराइल ने नॉमिनेट कर दिया ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो पाकिस्तान अमेरिका को लग रहा था ट्रंप साहब को कि नहीं भाई, मैंने दोनों के बीच में जो जिस तरह का वो भ्रम फैला रहे थे कि दोनों के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, तो अब भारत भी मेरे नाम को कर दे तो मेरी दावेदारी बढ़ जाएगी। अगर भारत, प्रधानमंत्री मोदी अगर ट्रंप का नाम आगे बढ़ा देंगे नोबेल के लिए, तो फिर नॉर्वे के ऊपर एक दबाव रहेगा कि भाई मोदी जैसा व्यक्ति अगर ट्रंप की सिफारिश कर रहा है तो ट्रंप को तो का हक बनता होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने भाई इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, प्रधानमंत्री को लगा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप का अपना जो व्यक्तिगत अहंकार है, जो व्यक्तिगत हित है, उन्होंने अपने देश के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखा, और सिर्फ कि मुझे नोबेल मिल जाए इसके लिए मैं तमाम तरह के सैंक्शन लगा दूंगा, तमाम तरह के टैरिफ लगा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका की जनता भी देख रही हुई कि वो देश हित के ज्यादा अपने आप को एक नोबेल पीस प्राइज मिले, इसके लिए वो किस हद तक जा रहे हैं।
दूसरे देशों के साथ किस तरह का टैरिफ लगा रहे हैं और खुद अपने देश के लिए कितनी बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं। ठीक है, 3.5 साल बाद ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अगली बार ट्रंप लौट कर आएंगे नहीं क्योंकि दूसरा कार्यकाल है, लेकिन आने वाले समय अमेरिका को ट्रंप के जो फैसले उससे उभरने में एक बहुत लंबा समय लगेगा। और यह तय है कि जो गड्ढा दूसरे देशों के लिए खोदने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका उसके अंदर गिरने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक चीज बस इसमें जोड़ना चाहता हूं, बस बहुत संक्षेप में, कि जो नोबेल वाली बात है ना, वो सिर्फ प्रस्तावना देने की बात नहीं है अमित जी। जैसे ही भारत नोबेल के लिए करेगा, ये स्वीकार हो जाएगा ना कि आपने सीज फायर कराया, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा पेंच है। भारत जैसे ही उनके नाम की सिफारिश नोबेल के लिए करेगा, मतलब जो 40-42 बार ट्रंप साहब ने कहा, उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो ये तो बड़ी, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है जो अखबार ने किया है, और ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि ये जो पेचीदगी है। और समीर जी की बात देखिए, ये डिप्लोमेसी, ये जो डिप्लोमेसी है, को कह रहा हूं समीर जी को, सर ये कूटनीति जो है, इस कूटनीति को भारत बहुत अच्छी तरह समझता है, और यही वजह है कि इतनी बार जो खबरें निकल कर रहे, कभी जर्मनी से कभी अमेरिका से, कि कई बार फोन नहीं उठाया, क्योंकि यही बात है, क्योंकि पता नहीं ट्रंप साहब इस फोन की बातचीत को किस तरह से दुनिया के सामने पेश कर दें और उसके बाद भारत की हालत खराब हो जाए, भारत की थू-थू हो जाए पूरी दुनिया में। यही वजह है कि भारत उस फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। आप फोन करते रहिए, घंटी बजती रहेगी, उठेगा नहीं। बात हम करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स की, जहां पर राहुल की वोट अधिकार यात्रा का कल समापन हो जाएगा, और उसके पहले कल खूब माहौल भी बना। अखिलेश यादव छपरा से आरा तक इस यात्रा में शामिल हुए। आरा में हुई रैली में मंच पर अखिलेश यादव मौजूद थे। इस दौरान तीनों ने जमकर भाईचारा भी दिखाया। तीनों मतलब देख लीजिए, तस्वीर है, अखिलेश हैं, राहुल हैं और साथ में उनके तेजस्वी यादव हैं। अब 3 भाई वाली जो पोस्ट डाली गई है, वोट चोरी का मुद्दा भुनाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने आरा में एक धमाकेदार बयान भी दे दिया, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, गर्म है माहौल। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को विपक्ष का सीएम फेस बता दिया। अब तेजस्वी यादव ने मंच के सामने खड़ी जनता से पूछा कि उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल सीएम चाहिए, असली चाहिए या नकली चाहिए। अब समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी के इस बयान को या फिर उनकी इस मांग को सपोर्ट दे दिया। अब सीएम फेस को लेकर राहुल से भी सवाल हुआ, तो राहुल ने तेजस्वी का नाम लेने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बचते हुए दिखे, निकल गए साइड से। अब लेकिन यात्रा के 14वें दिन तेजस्वी ने राहुल और अखिलेश के सामने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। मतलब साफ है कि तेजस्वी जानते हैं कि ये जो वोट यात्रा हुई थी, अधिकार यात्रा हुई थी, उसमें जनता किसके साथ थी, कौन किसके सपोर्ट में था। नहीं तो यूं ही मंच से कोई अपने नाम की घोषणा नहीं करता है, डायरेक्टली नहीं सही, इनडायरेक्टली ही सही। सुनिए। नकल की सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे है ना, और ये सरकार पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो। इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। अब सुनिए, यहां पर तो एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ यहां पर अखिलेश, दोनों ने एक दूसरे को तो एंडोर्स, मतलब अखिलेश ने एंडोर्स कर दिया है। तो यहां पर अनंत सर, जिस तरह से तेजस्वी ने खुद को यहां पर सबके सामने रखा, राहुल गांधी के सामने रखा, तो उनको क्या हवा लग गई है कि जो ये यात्रा निकली थी 1300 किलोमीटर की, उसमें किसके साथ जनता है या किसके पास सपोर्ट है? इससे हवा तो कैसे लग जाएगी, वो तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, एक हवा बनाने का प्रयास जरूर किया है तेजस्वी जी ने, क्योंकि 3-4 दिन पहले राहुल गांधी से जब पूछा गया था, और जैसा आपने बताया अभी कि वो किसी भी कमिटमेंट से बचते हुए दिखे कि तेजस्वी ही इस गठबंधन का चेहरा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि महागठबंधन का मतलब घोषणा करे ना करे, चेहरा तो तेजस्वी ही है। राहुल जी की पार्टी को इतनी सीट आनी नहीं है,
अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी इसमें भी संदेह है, क्योंकि 5-7 साल से उनके संगठन में ना अध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना कार्यकारिणी है। तो कभी कभी जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता था आरजेडी से, दद्दन यादव जैसे लोग वो समाजवादी पार्टी से टिकट पा जाते थे। तो इसलिए अखिलेश यादव जी की भी कोई लोकप्रियता वहां है, इसमें भी मुझे संदेह है। क्या संदेह आपको? तो हाँ, अखिलेश यादव जी को बिहार में कोई स्टेक है नहीं, वो एक रीजनल पार्टी है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, शायद कमलनाथ ने या दिग्विजय सिंह ने कहा था, कमलनाथ जी ने, कि ये छोटे पार्टी के मतलब बड़े प्रदेश के नेता हैं। तो उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक चीज जरूर आज चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो 3 सिपाही लोकतंत्र के भाई, कुछ ऐसा ट्वीट किया ना, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। मैं एक चीज विनोद जी को, मतलब विनोद जी से संबोधित कर रहा हूं मैं। 1971-72 में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल के उस चुनाव में 11:30 बजे तक ज्योति बसु के विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदान हो गया था। 100%? जी, आप चेक कर लो, सारे वोट डल गए थे, ये फैक्ट है। और एक मार्क्सवादी व्यक्ति ने आज मुझे सुबह ये बताया, और उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, बारापुर या बारामपुर कुछ ऐसा उनका, नहीं बहरामपुर नहीं, या बारुईपुर, कुछ ऐसा उनका ज्योति क्षेत्र था। तो ज्योति बाबू ने उस समय वोट का बहिष्कार किया था और कहा था कि मेरी वोट चोरी हो गए। तो ये वोट चोरी का नारा सर कोई नया नहीं है, वोट चोरी का बहुत पुराना इतिहास है। और 5 साल तक मुझे लगता है कि वामपंथियों ने तब ये कहा भी था कि हम सरकार के किसी फैसले में शामिल नहीं होंगे, जैसे अभी जेपीसी का बहिष्कार किया गया है उसी तरह। तो ये एक स्टेज सेट हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और संभवतः जहां तक मुझे याद है कि इंदिरा गांधी 71 के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से भी आई थी, और बहुत उनको क्या कहते हैं, एक युद्ध भी हो चुका था, बांग्लादेश का। तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी नेत्री के तौर पर हुई भी थी, आयरन लेडी उसके बाद ही उनको कहा गया। योगदान को किसी के नकारना नहीं चाहिए। तो जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मुझे तो इसी बात पर तरस आता है कि क्या इन लोगों के पास रिसर्च की कोई टीम नहीं है। और जो दीपंकर भट्टाचार्य जैसे लोग गमछा लगा के इस यात्रा में शामिल हुए हैं, वो अपने ही वैचारिक परिवार की, जब वोट चोरी कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में की थी और लंबा चला था ये मसला, तब वो लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो मसला है, ये जो यात्रा है और वोट चोरी, 3 भाई, यूपी ने भी देखा था, यूपी को 7 लड़कों का साथ पसंद है, कुछ ऐसा नारा शायद प्रशांत किशोर ने लगवाया था, मुझे लगता है यूपी में भी, जब यूपी के 2 लड़के जब 2017 में, तो मुझे लगता है कि इसका ठीक है, सोशल मीडिया के लिए ये यात्रा वात्रा सब ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी इस वक्त बिहार में महागठबंधन के चेहरा हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही कन्हैया कुमार के दबाव में ऐसा कह रही हो, या कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करना चाह रही हो, 1 मिनट बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से पप्पू यादव मंच पर जैसे ही तेजस्वी यादव के सामने हुए और इस गाड़ी पर चढ़े, उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया, नारा लगवा दिया, नारा लगवा दिया। बोल, तो मैं ये कह रहा हूं, राजनीति दरअसल कोई विचारधारा इन सब पर नहीं है। ये लोगों का एक ऐसा गठबंधन है जो येन केन प्रकारेण सत्ता चाहते हैं। और दूसरी बात जो तेजस्वी जी के साथ बार बार कही जाती है कि लाखों नौकरियां दे दी, अरे बिहार में 10 लाख नौकरी थी ही नहीं भाई। आप बिहार के सरकार के सारे विभागों को जोड़ के देख लो तो 10 लाख नौकरी नहीं है वहां। नौकरी दे कैसे देते? कलम, कैबिनेट की पहली कलम से नौकरी दे देंगे। कितने कलम चल गए 1.5 साल में? 10 लाख नौकरी तो हो नहीं पाए ना। जितनी बातें उसमें तो एक बात तो मैं भी मानता हूं, और ये सब मानते हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में इस वक्त अगर नीतीश कुमार सीएम का चेहरा है या सीएम है और एनडीए के सीएम चेहरा है, तो उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो तेजस्वी यादव का ही आता है और लोगों के बीच में है। बस सर एक रिएक्शन देखते हैं। अमित जी बस 1 मिनट रोकूंगा, एनडीए के चेहरा होंगे कि नहीं ये तय नहीं है। अभी सीएम है वो, अभी तो सीएम उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन सबसे बड़े नेता बिहार के तेजस्वी कुमार ही है, महागठबंधन के भी नहीं। आज 80 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। तेजस्वी की पार्टी के 77 सांसद है, कांग्रेस के 19 विधायक है, कांग्रेस के 19 विधायक है। अब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने में क्या हर्ज है? क्या कांग्रेस कभी तेजस्वी से बड़ी पार्टी बनकर आएगी? क्या कांग्रेस इतनी
सीटें लाएगी कि तेजस्वी की और कांग्रेस की सीटों की बराबरी हो पाएगी? भाई तेजस्वी आज अगर सर्वे भी हो रहा है ना, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो? उसमें तेजस्वी नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय के रूप में उभर रहे, तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार आते। इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। राहुल गांधी को यह स्वीकार करने में उसमें कोई कहना चाहिए कि भाई तेजस्वी हमारा चेहरा है, सबसे बड़े नेता है। कोई चेहरा नहीं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा है और लोकप्रिय भी है। राहुल जी को तो शक है ना सर, राहुल जी कहाँ बोल रहे हैं? उनकी शंका दूर हो गई ना, उनके वैसे ही सामने बोल शक दिया है गया। जैसे बीजेपी नीतीश को नहीं डिक्लेयर कर रही है। नहीं करेगी भी नहीं, तो वही है इनका भी। करेगी भी नहीं। हाँ, तो वही बात बता रहा हूँ। करेगी शक- भी नहीं नीतीश शक नहीं को। किसी को है, लेकिन वो हर राष्ट्रीय पार्टी की अपनी रणनीति है, उनकी इंटरनल डायमेंशन। मुझे लगता है विजय सर आपसे सहमत नहीं। विजय सर, आपको लगता है नहीं, कि मुझे कोई और पूरी चेहरा बात हो तो करने सकता है? दो भाई। विजय अमित- विनोद जी, अमित मैं पूरी- बोला नहीं, विनोद अब जी ये के अमित बाद- ये असंतुलन क्यों कर रहे हो? अनंत जी इतना लंबा बोल गए, मुझे हमने तुरंत अरे सर मैं बिहार का हूँ, आप ट्रंप पे बोल रहे मैं थे, बगल तो का हूँ कुछ- भाई, उत्तर प्रदेश का। आप ट्रंप पे बोल रहे थे। अच्छा, हम ट्रंप पे वापस नहीं जाते। विनोद जी को देखिए, जो उन्होंने मुझे संबोधित किया था 1974, उसके बारे में कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, एक रिएक्शन लेके आते हैं, फिर सुनते हैं उस पर। एक रिएक्शन ले लेते हैं, जो तेजस्वी का बयान आया उसको लेकर जेडीयू का भी एक रिएक्शन आया, उसको सुनते हैं, फिर हमारी चर्चा जारी है यहाँ पर। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। तक गठबंधन के साथी उनको अनाउंस नहीं करते हैं, तब तक कैसे कहा जाए? खुद तो ठीक है, प्रबल अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनको उनके नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन लगता है गठबंधन को हमेशा ये फील होता होगा कि भाई कहीं इनके नाम पर हमारा ज़मीन और खिसक न जाए। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को, तो अच्छा लगेगा नहीं। विनोद सर, आपने रिएक्शन सुना, रिएक्शन के साथ अपनी बात आप रखिएगा। वो तो कह रहे हैं कि इससे विवाद बढ़ने जा रहा है। हमें तो कोई विवाद मुझे लगता नहीं हो सकता है। देखिए, दोनों नेता जनता दल यू के हैं। अशोक चौधरी तो पहले कांग्रेस में ही थे, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस, कई पार्टियों में कई पार्टियों में घूम चुके हैं। लेकिन वो तो ये कहेंगे ही, उनसे अपेक्षा यही है। मैं पहले जो आनंद जी ने मुझे संबोधित आनंद जी पे किया अटके हुए था, हैं, तो ठीक उसको है। जोड़ रहा हूँ, उनकी बात में प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। 1971 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत के आई थी, पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। तो उसमें जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बलराज मधोक, उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस से एक ऐसी स्याही मंगाई गई है जो मतलब विपक्ष के वोटों को जो है वो टिक कर तो उड़ा देती है। ये आरोप चुनाव आयोग पर उस समय था। आज हम चुनाव की बात कर, तो ऐसा नहीं कि पहली बार है वोट चोरी का आरोप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, तो भाई उनकी तो वैचारिक लोगों की चोरी हुई थी वोट की, इसलिए वो वोट चोरी को ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनके घर में सेंध लग गई थी। और कांग्रेस पार्टी ने अगर उस समय चोरी करवाई होगी तो कांग्रेस पार्टी जानती चोरी कैसे होती है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। दूसरी बात ये, एक और चीज बता रहा हूँ आपको, 1974 का उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो बहुगुणा जी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने ट्रक बैलेट बॉक्स जो है बदलवा दिए। ट्रक सीबी गुप्ता चुनाव हार गए थे, मतलब जो सबसे बड़े नेता इसको स्वीकार भी करते हैं। और इसको जो है सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो तो ये वोट चोरी के आरोप, मैंने कहा कि विपक्ष की तरफ से पहले भी वोट चोरी के आरोप लगते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, तभी तो होता था कि आपके फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, बूथ के बूथ लूटे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन दूसरा आरोप लगने लगे। ठीक है, तो आरोप ये तो नहीं, देखिए, जो हारता है, देखिए सर, आरोप लगे तब तो जाके बदला ना। नहीं, तो फिर आरोप लगने तो चीजें बेहतर होंगी। बॉटम लाइन ये है कि जो हारता है वो ऐसे फिर आरोप लगाता है। तो भाई सवाल ये जो विजय जी कहते हैं कि जो पेपर में फेल होते हैं उसी में तो रिवैल्यूएशन की बात करते हो। बताइए कि इतना वोटर अधिकार थोड़ी करोगे। वोटर अधिकार जो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा थोड़ी जाकर नकल से आए कैसे आए, लेकिन जो फेल हो जाएगा उसने नकल की इसलिए वो आ गया। सर देखिए, वोटर अधिकार यात्रा को निकले हैं, लेकिन वाकई में क्या यह चुनावी मुद्दा बन रहा है? इस पर भी आप लगातार इंडिया टीवी पर लोगों के रिएक्शन भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनावी मुद्दा है ही नहीं। ये तात्कालिक मुद्दा है भाई, तात्कालिक मुद्दा है, पार्टी को बिल्कुल एनर्जाइज करने का मुद्दा है। ये एकेडमिक मुद्दा है। एकेडमिक नहीं, ये आप लोगों ने इस मुद्दे के बीच में राहुल गांधी जी को तो सुन ले पहले कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। इस जो पूरा का पूरा चला इस पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जब राहुल गांधी से सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है।
हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पार्टी तय कर चुकी नहीं, चलिए अब विजय जी बहुत देर से चुप है यहाँ पर। विजय सर, ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है अभी कि राहुल गांधी ने नहीं बताया कि सीएम फेस कौन होगा, खैर मुझे लगता है कि उनको बताने की जरूरत है कि सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि वो तो कार्यकर्ता भी जानते हैं, लगभग गठबंधन में जानता है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। पिछली बार भी 2020 में भी क्या हुआ था, महागठबंधन का फेस कौन था, सबने पोस्टर देख लिए थे वहां पर। कोई मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इस पर नहीं है, इस पर नहीं है कि तेजस्वी वहाँ पर महागठबंधन के नेता है और वो यदि सरकार बनती है तो वो बनेंगे ऐसा लगता है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लेकिन जो पूरा भाषण दिया है उन्होंने, जो बाइट आप जो चला रहे हैं राहुल गांधी की जी, वो तो कतई ये नहीं कहती कि वो तेजस्वी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ तो बोला भी नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अलाइंड हैं, हम आइडियोलॉजिकली साथ चल रहे हैं, ये सारी बातें। एक इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी को छोड़ के कोई भी होता है तो वो कहता है कि भाई ठीक है, बात उनकी पार्टी का भी तो एक दबाव बना रहता है ना कि आज आपने उनका नाम घोषित कर दिया, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन हो ऐसा नहीं है, कोई दबाव भी तो नहीं है ना उन पर, दबाव भी कोई नहीं है, उस तरह की बात नहीं है। लेकिन एनडीए में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। सीधा जवाब देना चाहिए था राहुल इस गांधी। भाषण की बात नहीं हो रही, अररिया में उनसे स्पष्ट पूछा गया। महाराष्ट्र में कब सीधा जवाब दिया बीजेपी ने कि एक नाथ शिंदे होंगे? ठीक है सर, चुनाव के बाद तय होगा, चुनाव के बाद तय होगा। मुझे लगता है कि नहीं, इन सब चीजों में हम एक चीज भूल रहे हैं। जो तस्वीर आई थी ना, एक बार फिर से हम तीन भाइयों की तस्वीर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो तीन भाइयों का जो असर है, विजय सर, क्या आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट करेगा? खेल बिगाड़े। देखिए, अखिलेश जी तो इसलिए आए हैं क्योंकि फिर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, तो वो बता दें कांग्रेस को थोड़ा सा दूर रखिए। नहीं, वोट पर असर अखिलेश यादव के जो यादव कम्युनिटी है वो बिहार में कोई उसका बड़ा वो नहीं है। आप यादव यादव करके मत सोचिए, अखिलेश यादव के यादव उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार वाले यादव अलग हैं और उनका कोई असर नहीं है। लेकिन वो एक पार्टनर हैं, इंडिया ब्लॉक के हैं, साथ साथ हैं। और दूसरा, अखिलेश जी को पता है कि अगले साल तेजस्वी जी को बुलाना है वहां पर बिहार में, तो कांग्रेस यूपी में, सॉरी, तो वहां पर यूपी में बुलाना है और वहां पर भी कांग्रेस ही है झगड़ा, तो वहां पर तेजस्वी जी को कहना कि भाई अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर है। हाँ, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यूपी में 2.5% तो वोट है कांग्रेस बात के तो पास जो भी है उतना होगा, लेकिन वो ऑप्टिक्स का भी होता है ना कि ऑप्टिक्स, आप जब उतरे हैं इंडिया ब्लॉक के एक एक करके जो इतने सारे सर नेताओं को लाया गया, ठीक है, मुझे लगता है सर इसमें ऑप्टिक्स ये बताने के लिए लाया कि इंडिया ब्लॉक एक है। मैं समझ रहा हूँ कोई स्टालिन साहब से बड़ा चुनाव का फर्क पड़ रहा है या किसी और से फर्क पड़ रहा है, वो नहीं है। लेकिन ये फायदा हुआ कि आप यहाँ पर आकर ये नहीं करें कि देखो इंडिया ब्लॉक तो टूटा हुआ, कोई तो नहीं आया। एक दिलचस्प बात, ये ऑप्टिक्स तो कम से कम बना है। देखिए, आप सिर्फ देखिए, आपके प्रोग्राम में एक दिलचस्प बात मैं बता दूं आपको। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना था तो मुलायम सिंह ऑब्जर्वर बन के गए थे। मुलायम सिंह यादव रामसुंदर दास को चाहते थे, लेकिन शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को बनवाया था। वही लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ा रोड़ा बने जब उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। तो ये राजनीति में अखिलेश और तेजस्वी भी अभी तो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा आएगा तो फिर ये मुलायम सिंह यादव लालू यादव वाली कहानी भी दोहराई जा सकती है। अपनी अपनी सुविधा देख रहे हैं, लेकिन इस बीच सर जब देखिए आप कुर्सी को लेकर जब इतनी खींचतान चल रही है महागठबंधन के अंदर, तो दूसरी तरफ तो यहाँ पर घर के अंदर ही कलेश शुरू हो गया है। अब अखिलेश यादव तीन भाइयों के साथ आपने देखा था, लेकिन तेजस्वी के जो खुद के भाई हैं वो कौन है? वो है तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं, क्योंकि हुआ क्या कि तेज प्रताप यादव एक सभा में थे, अब वो भाषण दे रहे थे और उस भाषण में तेजस्वी को लेकर, सीएम बनाने को लेकर काफी नारे लग गए। अब जहानाबाद में मौजूद थे और वहां पर भी तेजस्वी यादव के समर्थन में खूब नारे लगे। तेज प्रताप भड़क गए। क्यों भड़के, किस तरह से भड़के, क्या कहा, सुनिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। आपकी बात तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा, लेके चल देगा यार। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये सब बात मत करो। क्यों? क्योंकि उनको किसने भेजा है? उनको तो श्री कृष्ण ने भेजा है। श्री कृष्ण ने भेजा, जो अपना ही नहीं हुआ, औरों का क्या होगा? समीर सर,
अपना ही नहीं हुआ, यानी कि अपनी बात कर रहे हैं ना, जो उनका नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा? तो अपना दुखड़ा भी बता रहे हैं या गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, अब तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाकर रखना चाहते, चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, ओबीसी से उनकी बातचीत चल रही कि गठबंधन बना ले और तीसरा मोर्चा बना ले। अब निश्चित रूप से भाई परिवार के सदस्य, लालू परिवार के बड़े बेटे हैं, विधायक हैं, यादव है, तो कोई जगह के अच्छे यादव उम्मीदवार खड़े करके यादव वोट तोड़ सकते हैं। तो अखिलेश को ये मतलब तेजस्वी यादव को यही चिंता होगी कि जिस तरीके से 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने परेशान किया था, क्या इस बार उनका भाई उनको परेशान करेंगे? प्रशांत किशोर तो अलग एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं, उनके कारण अलग चिंता है महागठबंधन को। तो अब घर का ही अगर बेटा अगर उम्मीदवार खड़े करेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, तेज प्रताप उम्मीदवार खड़े करेंगे, उनकी पार्टी के खिलाफ यादव उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो ये निश्चित रूप से आरजेडी के लिए क्या चुनौती होगी। और अभी तो उन्होंने कहा है कि भाई कौन कौन से जयचंद थे जिन्होंने मुझे पार्टी से निकलवाया, मैं उनका नाम सार्वजनिक करने वाला हूं। घर की कई राजनीति की बातें मैं अभी सार्वजनिक पटल पर लेके आने वाला हूं चुनाव के समय। तो अब घर में क्या राजनीति की बातें होती थी वो सारी बातें सार्वजनिक करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, तेज प्रताप के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खाली विधायक है। विधायक का चुनाव जीत गया तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर वो कोई घर के राजनीतिक राज बाहर निकालते हैं, किसी पर कोई आरोप लगाते हैं, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनना है, उनके लिए उस बात का विरोध करना या उसका खंडन करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि तब तेज प्रताप बोलेंगे तो वो घर के अंदर जो ड्राइविंग रूम में बातें हुई होगी वो सारी बातें सार्वजनिक करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर तेज प्रताप को बहुत समर्थन नहीं है, वह अभी जमीनी हकीकत देख रहे हैं, गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, कितना नुकसान पहुंचाते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन 10 सीटों पर भी अगर उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया तो ये तेजस्वी के लिए बहुत देखिए की बात। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूं आनंद सर, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, शिवपाल यादव भी अलग हुए थे, कितना डेंट कर पाए ये तो सबने देख लिया है। डेंट तो किया था, ठीक है, कितना डेंट कर पाए? अरे अगर 2017 में अगर एक और वर्टिकल विभाजन नहीं होता, एलजेपी की हालत नहीं होती। एक सर 47 सीट पे आगे रहेगी। एक एलजेपी का भी हाल अब देखिए, एलजेपी में भी ये देखने को मिला जब चाचा भतीजा के बीच में ये दिक्कत आ गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो, लेकिन तेज प्रताप की क्या उस तरह की स्टैंडिंग है आनंद सर इस वक्त? क्या उनका उस तरह का संगठन है? क्या उनके साथ ऐसे लोग हैं जो डिसडेंट का जिक्र कर रहे हैं विनोद सर, वो कर पाएंगे? ये देखिए, आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है। हाँ। जो संगठन की बात कर रहे हैं, चुनाव संगठन से लड़े जाते हैं। चुनाव ऐसे हवाई, आज अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में दुर्दशा को प्राप्त है या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट पर है, तो वो यही है कि उनके पास कोई संगठन नहीं है। जब तक अभी तेज प्रताप यादव में वो लालू यादव की छवि दिखाई देती है, जैसे मंच से नेता कहे अपने ऑडियंस को फालतू बात मत करो, मंच से डांटने, ये ऐसा लालू यादव करते थे। अगर आपको याद हो विनोद जी और विजय जी, आप तो बहुत हमने टीवी पे दिग्गज हैं और बहुत वरिष्ठ हैं हम लोगों के, तो साथ साथ ये भी कहते चलूं ताकि आप लोग को तो मुझे लगता है कि लालू यादव वाला मैनरिज्म इनमें है, लेकिन लालू यादव वाली ताकत नहीं है इनमें। हालांकि लालू यादव जब जिक्र कर रहे थे, शरद यादव ने बनवाया, उस समय भी अगर रघुनाथ झा ने अपने एसजेपी चंद्रशेखर वाले में सपोर्ट ना किया होता तो वो शायद ना बन पाते, तब वो भी उतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन बनने के बाद हुए ताकतवर। जो ये इस व्यक्ति का एक जो वैल्यू है वो तेजस्वी यादव के एंगल से अगर कहें तो एक नॉनसेंस वैल्यू है, जिस ओर समीर जी इशारा कर रहे थे कि वो ऐसी ऐसी बातें बताएगा। आप जयचंद पर बताएगा, मान लीजिए अगर वो जिस प्रकार से आरजेडी के परिवार में हरियाणा लॉबी और बिहार लॉबी का एक संघर्ष चल रहा है, जिसमें कुछ बहनें तेज प्रताप के साथ हैं और कुछ बहनें उनके साथ हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं होता अमित जी। तो ये सारी चीजें चुनाव के समय एक नैरेटिव, एक निगेटिविटी, एक नकारात्मकता ये परेशान कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर तेजस्वी जी लालू यादव की कोई अपील लेके आएंगे और तेजस्वी जी के साथ लालू यादव को छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे ले लूं, क्योंकि आपने कहा डेंट, इन्होंने कहा कि डेंट बताऊं कैसे हो सकता है। देख क्या होता है, कुछ सीटें मार्जिनल होती हैं जहां 400, 500, 1000, 200 वोटों से हार जीत होती है। 12,000 से पूरा फैसला हो गया। उन सीटों पर अगर तेज प्रताप ऐसे किसी उम्मीदवार को जो जनता दल आरजेडी को टिकट नहीं दे रहा है और उसको लड़ा देते हैं तो उतने वोट काट लेगा कि आरजेडी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन तो लालू जी के नाम पे करता है। नहीं 500 वोट, अगर 500 वोट की हार जीत हो रही है और 2000 वोट वो ले गया तो वो कट जाएगा। ठीक है, शिवपाल के साथ क्या हुआ था देखिए, जो वर्टिकल टाइम कम, एक बार विजय सर से ले लेता हूं। मेरे को अच्छा लगा आपका अमित जी का कि जियो पॉलिटिक्स में भी वो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं और लोकल पॉलिटिक्स में तेज प्रताप की चर्चा करते हैं। बस इतनी सी बात में सर 5 ग्रे एरिया की बात करते हैं। 5 ग्राम का दोनों का कोई मायने नहीं है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र होता है। देखिए अभी एक अच्छा याद दिलाया कि फिरोजाबाद का बाई इलेक्शन डिंपल यादव हार गई थी राजबब्बर से। शिवपाल चाचा
ने उस वक्त जो है, और कन्नौज हरवा दिया था। सर मुझे लगता है कि शिवपाल और तेज मुश्किल होता है। शिवपाल जी और तेज प्रताप को याद करना बड़ी ज्यादती आप शिवपाल जी के साथ बात तो सुनो, इसीलिए पाकिस्तान का बड़ा नहीं मान रहा हूँ। तेज प्रताप के पीछे जो फोर्सेज हैं, तेज प्रताप अक्सर नहीं कूद रहे हैं, उनके पीछे कोई फोर्सेज हैं, वो ये काम कर सकती है कि ऐसे लोगों को चंद दिनों में तो पता भी लग जाएगा सीटों पर। अगर कोई फोर्सेस काम कर रही है उन तेज प्रताप के पीछे, तब आपकी थ्योरी ठीक है। क्योंकि अभी ये चीज सामने नहीं आया है, इनकी सभाओं में, इनके भाषणों में अभी वो फोर्सेस दिखती नहीं है। वो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करे। फोर्सेस दिखने लगे तो फोर्सेस का नहीं, इसीलिए मैंने कहा अमेठी का जो संभाव है ना, वो अच्छा लगा मुझे कि वो जियो पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान को समय दे देते हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में भी तेज प्रताप को दे देते हैं। अब करें क्या, क्योंकि दोनों का ही आप देखिए कि सानी और वो जो बने थे शिक्षा राज्य मंत्री, क्या नाम, उपेंद्र कुशवाहा, देखिए सर इतना तो वैल्यू है ही उनका सर। नहीं, तेज प्रताप का वैल्यू अगर नहीं होता तो लोग चर्चा उन पे नहीं होती। इंडिया गठबंधन में भाईगिरी की बात तो हो चुकी है, तो यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। संजय निषाद के बाद अब आरजेडी चीफ जयंत चौधरी के बयान ने यहां पर आईएनएलडी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में काफी गर्मा गया है मुद्दा। मुजफ्फरनगर में किसानों के सामने जयंत ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की नजर किसानों पर है। जयंत ने कहा कि जिस दिन किसान और मजदूर कहेंगे वो अपना फैसला ले लेंगे। ये आप सांकेतिक है जो उन्होंने कहा है, लेकिन उनके इस बयान को लेकर सियासी जो कयासबाजी है शुरू हो चुकी है, क्योंकि चर्चा तो हो रही है इसके मायने क्या हो सकते हैं। पहले जयंत चौधरी, उसके बाद संजय निषाद के बयान को भी आपको सुनाएंगे। अब दोनों को जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इस विषय पर चर्चा हो रही है, क्यों जो ये घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, इनके इन बयानों को लेकर काफी सरगर्मी हो गई है। दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान में नजर है, यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे, जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब शब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब शब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। तो एक तरफ जाट है, दूसरी तरफ निषाद है। दोनों के बयान ये बताते हैं कि कुछ क्या गड़बड़ है अंदर, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो दिल्ली में एक सभा हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी पिछड़े जो जाति के नेता हैं, खासतौर पर जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक यहाँ पर समावेश हुआ था, मिले थे। और उसमें बताया जा रहा है बीजेपी के तो कोई था नहीं। विजय सर, उसके बाद देखिए इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, क्या कुछ अनबन सी है, कुछ नाराजगी है? अक्सर छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रेशर बनाए रखती हैं। अभी संजय निषाद जी का जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ वो भी एक एक्सरसाइज उस तरह की थी। और मतलब चीन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन भरोसा उतना ही रख सकते हैं जितना भरोसे की ज़रूरत हो। वो कब कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। अभी 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा दूर है, उस समय के लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी मैं देखता हूँ। सिटिंग सीट्स के लिए भी किस तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और वो जो अधिवेशन किया गया था उसमें बीजेपी के अलावा सब लोग थे। बिल्कुल, तो वो भी ये दिखाने के लिए था कि भाई हम सब लोग हैं कि हमारे साथ आपको एक बराबरी का रिश्ता रखना पड़ेगा। कितना जल्दी होता है, लेकिन ये कह देना कि नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करेंगे, मगर इसको भी खारिज कर देना कि संजय निषाद कुछ भी नहीं करेंगे, इससे भी बचना चाहिए। उन पर एक नज़र होगी भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, और वो अपना एक प्रेशर पॉलिटिक्स हमेशा बनाए रखते हैं। वो सरकार में रहकर भी बनाए रखते हैं, किसी भी बात पर होती है कुछ कर देते हैं। लेकिन जो जयंत चौधरी साहब का बयान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो हो सकता है कि जाटों के जो उनका जो वोट बैंक है उसमें कोई प्रेशर बन रहा है। संजय निषाद को, जयंत को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, और जयंत अगर जाते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो कर रहे हैं,
वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और वो भारतीय जनता पार्टी पर भी असर डाल सकता है। जी अच्छा अनंत सर, क्योंकि जैसे ही संजय निषाद का जो बयान आया था उसके बाद जो भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात भी की थी। अब अभी का जो माहौल है उसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा जो निषादों का एक अच्छा खासा वोट बैंक नजर आता है वो आता है बिहार में। बिहार में तो बिहार में नजर आता है। तो ऐसे में ये जो बयान आ रहे हैं, क्या इसी के मद्देनजर कोशिश की जा रही है ताकि 2027 का जिसका जिक्र कर रहे थे उसको साधा जा रहा हो पहले से? मुझे लगता है कि निषाद साहब के बिहार में तो वहाँ उनका अपना नेता है मुकेश सहनी, जैसे अखिलेश यादव के यादव, जैसा विजय जी ने कहा कि अखिलेश यादव के यादव उत्तर प्रदेश में, लालू यादव के यादव बिहार में है, वैसे निषाद में भी वहाँ मुकेश सहनी के साथ हैं, यहाँ इनके साथ हैं। उनको बहुत गंभीरता से मत लीजिए, वो वो तो मतलब वो विघ्न संतोषी टाइप हैं, वो बहुत नाराज रहते ही रहे हमेशा से। लेकिन जय हाँ, ये दोनों चलता रहता है इनका, और ये मंत्री पद और ये सब और छोटी चीजों पर भी नाराज हो जाते हैं कि एमएलए गया उनका और डॉक्टर ने इलाज नहीं किया तो उस पर भी वो बयान दे देते हैं। फिर कोई फोन करके, जैसा आपने कहा कि चौधरी साहब ने समझा दिया होगा मान के, लेकिन जयंत जो बोल रहे हैं ना, उसमें एक वर्ड जो उन्होंने मुजफ्फरनगर बोला है, मुजफ्फरनगर पर मेरी नजर है। और मुजफ्फरनगर पर बीजेपी का एमपी नहीं है फिलहाल। संजीव बालियान हार गए थे 20,000 वोट से, समाजवादी पार्टी के हरिंद्र मलिक हैं शायद, मेरे ख्याल से हरिंद्र मलिक है वहां से। तो इस पर, और अभी जो किसानों की समस्या हो रही है, जहां ये सम्मेलन हो रहा है, ये समस्या खाद को लेके हो रही है। और खाद वाली जो समस्या है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज्यादा है, मध्य प्रदेश में भी, हाँ। मध्य प्रदेश में भी खाद को लेकर जो समस्या हो रही है, उसलिए किसानों का थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा क्षोभ है किसानों में। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी इसी खाद के मार्फत वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ और घोषणा करें, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में चूंकि 27 में भी अभी 1.5 साल है लगभग, लोकसभा चुनाव में भी अभी 3-3.5 साल है, तो अभी कोई निर्णय लेना वो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। वैसे जयंत चौधरी जी निर्णय लेते रहे, उतने अच्छे, रामविलास जी जितने अच्छे मौसम विज्ञानी नहीं हैं ये, लेकिन फिर भी जयंत जी का मुझे लगता है कि अभी ये ऐसे बयान आते रहेंगे और बीजेपी के नेता कहीं इनसे बातचीत कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ मान लीजिए कोई एक, अभी बहुत संभव है कि खबर ये भी आए कि जो राज्य मंत्री स्तर के लेवल है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहा गया है कि राज्य मंत्रियों को थोड़ा और काम दो, उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके रखो। तो ऐसे बयान जब आने लगते हैं और गठबंधन दलों से आने लगते हैं, तो इस तरह के पब्लिक पोस्चरिंग वाले बयान भी सामने आते हैं ताकि उनको भी संतुष्ट किया जाए, कुछ मसले उनको दे दिए जाएंगे कैबिनेट मंत्री के द्वारा, तो ये सब चीजें सामान्य हो जाती है। लेकिन मूल रूप से मुजफ्फरनगर में अगर उनका इंटरेस्ट है तो एक तो समाजवादी पार्टी के अपने जो सांसद हैं, जाट सांसद हैं, उनसे उनकी जो राजनीतिक क्या कहते हैं उसको, शत्रुता तो नहीं कहेंगे, जो प्रतिद्वंदिता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, कहीं ना कहीं एक जो उनकी पृष्ठभूमि है जाट पॉलिटिक्स की, उसको भी वो शायद हो सके धार देने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे शुरुआत की होगी। और लगता है खाद एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों के बीच में बहुत अहम है और वाकई में कई जगह से बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार हम देख रहे हैं कि किसान इससे काफी दो चार। और अभी मुझे कल किसी ने बताया कि कोई एक बड़ा उद्घाटन अभी फर्टिलाइजर प्लांट का किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया, तो कहीं कंपनी से अमोनिया मंगवा कर वो प्लांट को शुरू किया गया और अब वो प्लांट नहीं चल रहा, तो उसको लेकर भी नाराजगी काफी चल रही है। तो बहरहाल लेकिन इस वक्त यह है कि जयंत चौधरी के लिए जो जाट समुदाय है उसके साथ अपना जो संपर्क है या फिर संवाद करने का बहुत अच्छा मौका है। विनोद सर, क्या यही वजह है कि जो खाद का मुद्दा किसानों के बीच इस वक्त इतना गर्म है, उसको जयंत चौधरी अपने जाट वोट के हिसाब से भी आगे लेकर चल रहे हैं? जयंत चौधरी किसान राजनीति करते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, तो विरासत में उनको किसान राजनीति मिली है। और जब उन्होंने पाला बदला, किसान आंदोलन के समय खुल करके सरकार के विरोध में थे, लगातार रैलियां की उन्होंने, यहाँ तक कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊं। जब उनको उसके बाद अचानक वो एनडीए के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, 2 सीट आज इसीलिए सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि चवन्नी फिर पलटने वाली है क्या? अच्छा, यही बयान याद दिलाया, बयान है, अभी नहीं पलटेगी कोई भी, क्योंकि विकल्प जब तक नहीं होगा सामने ना। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में मौजूद थी, उनको लगा कि भाजपा के साथ जाके केंद्र में भागीदारी भी मिलेगी, बीजेपी जीते तो इंडिया गठबंधन छोड़ करके वो उधर चले गए। तो अब जयंत जी के साथ क्या है, उनको अपनी जमीन बचानी है, राजनीतिक जमीन। 2 सांसद हैं उनके, एक बागपत से और एक वहाँ से बिजनौर से। अब समस्या ये जो आनंद जी ने कहा कि जो हरिंदर मलिक हैं वो भी चौधरी चरण सिंह की राजनीति की उपज है, वो भी लोकदल के ही थे पुराने। अब वहाँ पर जो
चार्ट पॉलिटिक्स है, उसमें हरिंदर मलिक इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। और खाद का मुद्दा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जाता है और उसको लेकर के हरिंदर मलिक बाकायदा वहाँ किसानों को गोलबंद कर रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी का वहाँ जाके ये कहना, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना है कि भाई मैं आपके लिए हूँ, मैं कभी भी कोई फैसला ले सकता हूँ। तो फैसला वो लेंगे कि नहीं लेंगे वो बात की बात है, अभी फैसला लेने का वक्त भी नहीं है, लेकिन एक तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ये फैसला ले सकता हूँ। ये इसका एक संकेत जरूर है कि खाद का संकट किसानों के बीच इतना गहरा है कि जो गठबंधन के सहयोगी है उनको भी असहजता हो रही है। एक और चीज है सर, इसमें एक और चीज है, वो जो मुजफ्फरनगर सीट है उसकी एक फांस भी है। संजीव बालियान नहीं, संजीव बालियान तो बहुत सक्रिय हो गए हैं अभी मुजफ्फरनगर में। अजीत सिंह हारे थे संजीव बालियान से ना, तो वो भी एक और मात्र 6000 वोट से हारे थे 2014 19 में विनोद सर का अजीत सिंह वहां से चुनाव हार चुके हैं। ये कहना है कि जैसे चिराग को बिहार बुला रहा है वैसे जयंत को उत्तर प्रदेश बुलाएगा 2027 में। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को कोई और बुलाने का शायद मुझे लगता है आभास हो रहा होगा, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह संसद में इंडिया गठबंधन के साथ नजर आए तो केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अब केजरीवाल ने पूछा है कि फर्जी केस में आपके नेताओं को जेल भेज दिया गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का एक भी सदस्य जेल क्यों नहीं गया, जबकि ये ओपन एंड शट केस है। कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज, अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड, मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड, सुनने में तो काफ़ी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। ओपन एंड शट केस है हेराल्ड का मुद्दा, उसमें सोनिया गांधी का नाम है, उसमें राहुल गांधी का नाम है। विजय सर, अब जो पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ कभी नजर आती है, कभी नजर नहीं आती है, कभी उनकी गलबैया होती है, आपस में जाते हैं, उसके बाद इस तरह का बयान आता है, क्या मन फिर क्यों बदल गया केजरीवाल का? नहीं, वही पार्टी इंटरेस्ट की बात है, लेकिन मैं अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि मेरे को अच्छा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी देश में अकेले नेता है जिनसे जनता सीधे बात करती है कि भाई ये आपकी पार्टी के 5 नहीं, राहुल गांधी भी उनके कान पे आके बोलते हैं, कान में आके बच्चे बोलते हैं, वो बच्चे बोलते हैं, उन्होंने कहा 6 साल के 8 साल के बच्चे बोलते हैं, उन्होंने जनता की बात सीधी कर रहे हैं। और अरविंद जी का क्या कि वो कैसे उनकी रिसर्जेंस होगी, कैसे दोबारा से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ अभी उनको समझ नहीं आ रहा। अभी तो कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ा है, अभी जब पिछले दिन हुआ फिर उसमें कहा उन्होंने कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है लेकिन विपक्ष के साथ हैं। डिनर में तो नजर आए थे संजय सिंह। तो वही कह रहा हूं ना, विपक्ष के साथ हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है। अब आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के अलावा कुछ बचा नहीं है, दिल्ली में वो कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। मुझे तो हैरानी कि दिल्ली की वापसी पर उनका क्या प्लान है। अभी वो तो दिल्ली बहुत दूर है सर, 4 साल दूर है। तो सर ऐसे 4 साल बाद ही आएंगे तभी अरविंद केजरीवाल का बयान जो आ रहा है ये पूरे पंजाब के चुनाव को देखते हुए आ रहा है। पंजाब में कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बन के उभर रही है, और अभी जिस तरीके से उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट उतारा, गुजरात में समझौता नहीं हुआ, गुजरात में उतारा, तो अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि भाई पंजाब बचा है, उसी को बचा के रखना है, क्योंकि दिल्ली में तो अभी उनकी संभावना लग नहीं रही कि वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे, बहुत बुरी स्थिति है। तो पूरा ध्यान पंजाब में दर है, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया है, तो अब वो कांग्रेस से 2-2 हाथ करना चाहते हैं पंजाब के अंदर। लगता है कि इस बार पंजाब से सबसे बड़ी चुनौती उनको मिलने वाली है, तो ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, कांग्रेस से मैं 2-2 हाथ करूंगा, और पंजाब की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई मेरा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ, और ये पूरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है जो हेराल्ड केस की बात कर रहे थे, जब जेल से छूटकर आए थे तो पहले भाषण में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बीजेपी ने मुझे फर्जी शराब केस में जेल भेजा है, और देख लेना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नेशनल हेराल्ड के फर्जी मामले में जेल भेजेगी ये सरकार।
तो ये तो उस समय कह रहे थे, और आज ये कह रहे कि ओपन एंड शट मामला है, आप क्यों नहीं भेज रहे हो? तो भाई इतना ध्यान रखो। तो 6 महीने पहले अपने भाषण में क्या कहा था? और आज तो सोशल मीडिया का जमाना, सारे भाषण सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं। इस तरीके से कांग्रेस से कह देना, कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना, आप सीटों को बंटवारा करना, कांग्रेस से मिलकर सरकार बना लेना, वोट मांगना, और आप कांग्रेस को आप ये कहना कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कब भेजोगे? सर, लेकिन इसमें देखिए, क्योंकि हम दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने मायावती का भी नाम लिया, उसके बाद उन्होंने गांधी परिवार का भी नाम ले लिया, कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये मतलब विपक्ष में रहते हुए भी कहीं ना कहीं तो बीजेपी की बात को इससे ही साबित कर दे रहे हैं, और तो कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा है उनकी समझ में, मुझे तो लगता है कि हम किसी को शक नहीं होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, और उसको पढ़ भी लिया केस को, उन्होंने पूरा पढ़ भी लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर हैं ये तो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब मामला, गिरफ्तारी तो तब होती है जब जमानत से पहले होती, अब तो हुई नहीं, उस वक्त जमानत मिल गई उनको हाई कोर्ट से। अब कोर्ट से जमानत मिली हुई है तो जमानत ब्रेक करवाए सरकार, तो सरकार क्यों जमानत ब्रेक कराएगी? अब वो चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जशीट में उनको एक्यूज बनाया गया है, अब वो केस को कोर्ट में चल रहा है। केजरीवाल तो कह रहे हैं, केजरीवाल की हम पर बिना चार्जशीट के 5 महीने जेल में रख दिया, इनको आपने जमानत नहीं, तो उनको जमानत तो अप्लाई उन्होंने, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, उनको कोर्ट ने दे दी, तो कोर्ट पर कह रहे हैं ना, फिर तो सरकार थोड़ी जमानत देती है, जमानत कौन देता है? जमानत वो कह रहे हैं कि इन सब के खिलाफ सबूत कमजोर लगाते हैं, जबकि ओपन एंड शट के वो ठीक है। देखिए, केजरीवाल जी जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इसमें पूरा पंजाब पे फोकस है, और पंजाब में कांग्रेस के साथ उनकी समस्या क्या है कि कांग्रेस के साथ ही उनका जगह जगह मुकाबला है, और दिल्ली की जो हार हुई है, उनको लगता है कि खुद उनकी सीट कांग्रेस में हारे। संदीप दीक्षित को जितने वोट मिले, उतने वोट अगर उनको मिल जाते तो चुनाव जीत जाते। वो अपना चुनाव भी अगर हारे तो कांग्रेस की वजह से हारे, तो उनको लगता है उनके जितने मनीष सिसोदिया जो हारे 600 वोट से, उसमें कांग्रेस, तो वो मानते हैं कि दिल्ली का चुनाव जो आम आदमी पार्टी हारी है, उसमें 17-18 सीटें कांग्रेस की वजह से हारी है, और अगर वो सीटें जीत जाती तो बीजेपी कम हो जाती, वो जीत जाते। तो कांग्रेस तो दंश है उनके लिए, और कांग्रेस के लिए वो दंश है, क्योंकि वो कांग्रेस की जमीन लेकर के खड़े हुए हैं। तो वो एक उनके बीच में, कांग्रेस के बीच में खाई है, और पंजाब में तो सीधी लड़ाई है, गुजरात में भी लड़ाई है, तो इन राज्यों में लड़ाई है, तो इसलिए उनको तो कांग्रेस के विरोध में अब ज्यादा से ज्यादा बोलना है, आने वाले दिनों में और ज्यादा बोलेंगे। कुल मिलाकर यह कि अपनी सुविधा के हिसाब से वो देख रहे हैं, जहां उनको लगता है कि जरूरत है कांग्रेस की तो कांग्रेस के साथ नजर आते हैं, जहां दिखता है कि कांग्रेस के साथ जाने से खाली केजरीवाल नहीं, सारे दल अपनी सुविधा के हिसाब स्टैंड बदलते हैं। आप स्टैंड मेघालय में चुनाव में सब सरकार, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सर यही चल रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, सबका अपना है, सबका अपना हित है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को नहीं लाया, मना कर दिया, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, तो जब चलता है जब चल जाती ठीक है। लेकिन एक पॉलिटिक्स और चल रही है, मराठा आरक्षण को लेकर चल रही है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में इस वक्त जो मनोज जरांगे हैं, उन्होंने जो आरक्षण को लेकर अपना अनशन जारी रखा है, तीसरा दिन है आज, और मांग की जा रही है कि आरक्षण दिया जाए। अब कल बताया जा रहा है कि सड़कों पे लोग उतरेंगे। आप सोचिए कि साउथ मुंबई के आज़ाद मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, हजारों की तादाद में उनके समर्थक आए हुए हैं, तीसरे दिन जब वो बैठे हुए हैं। अब तक जो सरकार है, जो बातचीत चल रही है, उसमें कोई हल नहीं निकला है। कल अगर सड़कों पे उतरते अपनी मांग को लेकर, कल पूरी तरह से मुंबई जाम हो जाएगी, कल पूरी तरह से मुंबई जाम हो जाएगी, क्योंकि आप भीड़ देख रहे हैं, किस तरह की भीड़ जुट रही है, किस तरह का उनके पास समर्थन है। इसको लेके पॉलिटिक्स भी जरूर हो रही है, लेकिन बड़ी बात है कि ये जो आरक्षण है, इसका मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब लगा था कि शायद ये पूरा मुद्दा ही हल हो गया है, आरक्षण को लेकर कोई अब आगे दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इस बीच शरद पवार ने भी एक बात कही। शरद पवार ने कहा है कि अगर आरक्षण देना है मराठों को, तो उसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा, उसके बाद ही इनको जो हक चाहिए मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये आंदोलन है, इसका असर मुंबई करों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। अगर ये कल भी नहीं हटते हैं, कल के बाद भी जारी रहते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या होगा। इस वक्त गणेश उत्सव चल रहा है, लोग त्योहार में डूबे हुए हैं, लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, पहले इसी वजह से कि लोगों की जिंदगी पे असर पड़ सकता है, हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, इजाजत नहीं थी। हालांकि बाद में सरकार ने समझा, सरकार ने बात की, पुलिस ने बात की, फिर एक दिन के लिए इजाजत मिली थी, लेकिन ये लंबा चलता रहा। लेकिन सबीर सर, अब तो लग रहा है कि शायद ये मुद्दा लंबा ही खींचेगा, ये तो हटने वाले नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ये पूरी तरह का राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। मराठाओं के हित का इसके अंदर मुझे लगता है मनोज जरांगे का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि पहली बार मनोज जरांगे इस मामले को लेकर, और वैसे आरक्षण का अगर आप देखेंगे, मराठों को आरक्षण को लेकर बात तो 1980 1981 से मराठा को आरक्षण को लेकर जिक्र चलता रहा। और देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, पहला कार्यकाल जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने 10% आरक्षण मराठाओं को दिया था,
उसके बाद 16% आरक्षण जब दिया तो सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गया कि लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो, नहीं दिया उसके बाद। तो मुझे लग रहा है, और अब ये बहुत ही अतार्किक बात मनोज जरांगे कर रहे हैं। मनोज जरांगे कह रहे हैं कि मराठवाड़ा के जितने मराठा है उनको सबको कुंभी का सर्टिफिकेट दे दो, आप सबको ओबीसी में शामिल कर दो। ये संभव नहीं है, पहले ही 350 जातियां ओबीसी में शामिल है, और जितने कुंभी समुदाय के मराठा जो पुराने थे उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि महाराष्ट्र का हर मराठा कुंभी का सर्टिफिकेट ले ले और ओबीसी का लाभ लेने लगे। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की सरकार ये करने की कोशिश करेगी तो छगन भुजबल और ओबीसी तो तैयार बैठा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि अगर हमारा अधिकार कम होगा तो हम सड़कों पर उतरने को तैयार है। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, और वैसे भी वो मतलब संभव नहीं है कानून के दायरे में अगर देखा जाए। जो भी संभव था उससे ज्यादा बढ़कर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार उसे हाईकोर्ट में लेके गई, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया आपके आरक्षण को, तो उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है, राज्य सरकार कह रही है कि भाई जितना संभव होगा हम कुंभी में देंगे, लेकिन यह कह देना कि सारे मराठाओं को, सारे मराठवाड़ा के मराठाओं को आप एक बार में कुंभी में सर्टिफिकेट दे दो, यह संभव नहीं है। राज्य सरकार यह कर नहीं सकती। लेकिन अब चूंकि देवेंद्र फडणवीस मराठी है, मराठी मुख्यमंत्री बन गया है, तो एक मराठा लॉबी है जो देवेंद्र फडणवीस को हटाकर मराठा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वो कहना चाहते हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री है तो मराठाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि जितना देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं के लिए किया है किसी सरकार ने नहीं किया। मराठा मुख्यमंत्री रहते, चाहे वो एकनाथ शिंदे रहे हो, चाहे वो शरद पवार रहे हो, चाहे उसके पहले विलासराव देशमुख या और कोई नेता रहा हो। देवेंद्र फडणवीस जितना संभव हो सकता था उतना मराठाओं के लिए किया है। लेकिन अब जराएंगे, लेकिन अब सरकार की समस्या है कि अगर आप मराठाओं को आंदोलन करने से रोकेंगे तो वो पूरा जगह एक राजनीतिक रंग ले लेगा। आर्थिक रूप से संपन्न समाज है, बड़े बड़े नेता है, मुंबई जैसा 40% से ज्यादा विधायक आपके मराठा है, 20% से ज्यादा सांसद आपके मराठा है। मराठवाड़ा तो वैसे भी मराठाओं का मतलब है। तो सरकार नहीं चाहती कि कोई विवाद हो। सरकार ने गणपति का उत्सव चलते वक्त भी उन्हें कहा कि भाई आप आइए, शांति से आंदोलन कीजिए। हमने कमेटी बिठाई है, कमेटी के लोग उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जराएंगे मानेंगे तो ठीक है, वरना सरकार देखी कि क्या निर्णय लेना है इसके ऊपर। अब निर्णय क्या लेना है, सरकार को लेना है। सरकार कोशिश भी करे, बातचीत करे, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है, देखिए हर राज्य में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पेंच बन जाता है, और राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है कि वो सत्ता को, और सत्ता में आने के लिए, सत्ता में जो बैठे हैं उनके खिलाफ किस तरह से एक जन आक्रोश पैदा कर सके, सरकार के खिलाफ एक मोमेंटो पैदा कर सके। बहरहाल हमने चर्चा में कुछ मुद्दों पर हम नहीं आ पाए, आपके पास भी नहीं आ पाए, विजय सर आपके पास भी नहीं आए, माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि समीर सर ने हम सभी बात कह दी।